यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। ऐसे बड़बड़ करके वंश भी घर के लिए निकल जाता है और घर पहुंचते ही वंश को हवेली के हॉल में सिद्धार्थ मिल जाता है। सिद्धार्थ ने वंश को देखकर कहा, अरे तुम इतनी रात में कहाँ गए थे? किसी काम से गया था। सिद्धार्थ को इग्नोर करके वंश ऐसे कहते हुए निकल गया। सिद्धार्थ कंफ्यूजन वाला फेस बनाकर सोचने लगा, इतनी रात में काम। अब आगे। अगली सुबह, शादी वाला दिन। दोनों ही घरों में जोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही थी। सभी लोग काम में बहुत बिजी थे। कहीं हंसी ठिठुलियां हो रही थी तो कहीं रुसना मानना चल रहा था। बच्चे भी इधर उधर खेलते हुए भाग रहे थे। जानवी भी इधर उधर भागदौड़ कर रही थी। आधा काम तो जानवी ने ही संभाल रखा था। हॉल में बैठी जानवी की दादी और अनिका की दादी बातें कर रही थी। जानवी को ऐसे काम करता देख अनिका की दादी ने जानवी की दादी से कहा, तेरी पोती तो बहुत होशियार है। देख, भाग भाग के सारा काम कर रही है। आधा काम तो तेरी पोती ने ही संभाल रखा है। जानवी की दादी ने कहा, हाँ, इसकी माँ ने ही इसे होशियार बनाया है। थोड़ी जिद्दी तो है, लेकिन बहुत समझदार भी है। बस अनिका और दीप की शादी होते ही वंश और जानवी की भी शादी करवा दूंगी। फिर तुझे हरिद्वार आना पड़ेगा। तुझे तो 15 दिन पहले आना पड़ेगा और कोई बहाना नहीं चलेगा, समझी? अनिका की दादी ने जानवी की दादी से कहा, अरे क्यों नहीं आऊंगी, जरूर आऊंगी। जानवी तेरी पोती बाद में है, पहले वो मेरी पोती है, समझी? वहीं दीप के घर भी शादी की तैयारी जोर शोरों से चल रही थी। तभी दीप की माँ और वंश की माँ आपस में बात कर रही थी। रस्म का तेल अनिका के घर पर कौन देने जाएगा? तभी उन दोनों की बात सुनकर वंश की दादी ने उनसे कहा, क्या हुआ, तुम दोनों क्यों परेशान हो रही हो? वंश की माँ वंश की दादी को सारी बात बताती है तो वंश की दादी ने कहा, अरे तो उसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है, वंश चला जाएगा। सोफे पर बैठा वंश अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। वंश दादी की बात सुनकर दादी की तरफ देखने लगा और कहने लगा, दादी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप किसी और को भेज दीजिए। तभी दादी ने वंश से कहा, अरे तो तुझे कौन सा दूर जाना है, यहीं बगल में ही तो जाना है, तू ही जाएगा, समझा? दादी मैंने कहा ना, मैं नहीं जा रहा। आप किसी और को क्यों नहीं भेजती हैं? आप हर बात पर जिद क्यों करती हैं? और वैसे भी मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ। वंश ने इरिटेट होते हुए दादी से कहा। तभी दादी और वंश की बातों के बीच सिद्धार्थ ने कहा, अरे दादी आप चिंता मत कीजिए, अनिका भाभी के घर तेल मैं दे आऊंगा। आप वंश को उसका काम करने दीजिए और मैं अनिका भाभी और अनिका की फैमिली से मिल लूंगा। सिद्धार्थ की बातें सुनकर वंश अपना लैपटॉप एकदम से बंद कर देता है और लैपटॉप को बगल में रखते हुए दादी की तरफ जाते हुए बोला, दादी लाइए मैं दे आता हूँ, मेरा काम हो गया। वंश ने सिद्धार्थ से कहा, तुम रहने दो, मैं दे आता हूँ, तुम बेकार में परेशान हो गए। तभी सिद्धार्थ ने वंश से कहा, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, तुम अपना काम कर लो, मैं दे आऊंगा। कौन सा मुझे ज्यादा दूर जाना है, यहीं बगल में ही तो जाना है, तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ। तभी वंश की दादी दोनों की बहस को रोकते हुए बोली, अरे तो तुम दोनों ही चले जाओ। ठीक है, चलो फिर अनिका के घर पर तेल देने सिद्धार्थ और वंश दोनों जाएंगे। ठीक है। ऐसा कहकर दादी चली गई और वंश की माँ और दीप की माँ भी अपना काम करने चली गई। सिद्धार्थ ने वंश से कहा, चलो वंश, मैं जाकर तैयार होता हूँ। फिर दोनों साथ अनिका भाभी के घर तेल लेकर चलेंगे। और सिद्धार्थ धीरे से अपने आप से ही कहता है, और इसी बहाने जानवी से मिल लूंगा। ये बात वंश ने भी सुन ली और वो सिद्धार्थ से बोला, क्या कहा तुमने? सिद्धार्थ ने बात पलटते हुए कहा, अरे मेरा मतलब है कि सभी घर वालों से भी मिल लेंगे। क्यों, चलो मैं जाकर तैयार होकर आता हूँ। सिद्धार्थ को जाते हुए वंश गुस्से से देख रहा था और अपनी मुट्ठी बंद करके अपने आप से ही कहने लगा, दादी ने इसको क्यों भेज दिया, मैं जा तो रहा था, ये दादी भी ना, अब इस पकाऊ के साथ जाना पड़ेगा। और मैं अच्छे से जानता हूँ जानवी के चक्कर में ही जा रहा है। वहीं अनिका के घर शादी की तैयारियां चल रही थी। तभी अनिका की दादी ने अनिका की माँ से कहा, अरे बहू पता कर, अभी तक दीप के घर से तेल नहीं आया है, पूछ उनको कब तक भेजेंगे, अनिका को तैयार होने भी जाना है। तभी मेन एंट्रेंस से वंश और सिद्धार्थ तेल लेकर आते हैं। उन्हें देखकर अनिका की माँ ने कहा, लीजिए माँ, तेल भी आ गया। अनिका की माँ वंश और सिद्धार्थ के पास जाकर बोली, आओ बेटा, हम कब से इंतजार कर रहे थे कि आपके यहाँ से तेल कब आएगा, आप बैठो, मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ।
अनिका की दादी और जानवी की दादी सिद्धार्थ और वंश को बिठाते हुए बोली, बैठो बैठो, बहुत अच्छा हुआ कि तुम दोनों ही आ गए। वंश की निगाहें कहीं ना कहीं जानवी को ढूंढ रही थी और सिद्धार्थ भी जानवी को ढूंढता हुआ अपने आप से कहने लगा, जानवी कहीं नहीं दिख रही, किधर होगी? ये बात वंश के कानों में पड़ जाती है और वंश उसे गुस्से से घूरने लगता है। तभी सिद्धार्थ ने जानवी की दादी से पूछा, दादी, जानवी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? सिद्धार्थ का जानवी के बारे में पूछना वंश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तभी सामने से जानवी नाश्ता लेकर सिद्धार्थ और वंश की ओर आ रही थी। सिद्धार्थ और वंश की निगाहें जानवी के ऊपर ही थीं और दोनों के फेस पर जानवी को देखकर स्माइल आ गई। जानवी ने नाश्ता रखते हुए कहा, हेलो, कैसे हैं आप? सिद्धार्थ ने एक्साइटेड होते हुए जानवी से कहा, मैं बहुत अच्छा हूँ जानवी, तुम कैसी हो? कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। जानवी ने कहा, वो मैं कुछ काम में लगी हुई थी। जानवी ने वंश से कहा, तुम कैसे हो वंश? वंश ने जानवी से कहा, ठीक हूँ। अभी तक सिद्धार्थ को यह नहीं पता था कि वंश और जानवी की शादी होने वाली है। सिद्धार्थ को जानवी से ज्यादा फ्रेंडली होते हुए देख वंश चिढ़ रहा था। तभी वंश ने खड़े होकर कहा, चलिए हम चलते हैं, वहां पर भी बहुत काम है जिसे देखना है, चले सिद्धार्थ। तभी जानवी की दादी ने कहा, अरे अभी तो आए हो बेटा, थोड़ी देर तो बैठो। वंश कुछ बोलता उससे ही पहले सिद्धार्थ ने कहा, हाँ वंश, अभी भी तो आए हैं, थोड़ी देर बैठो तो सही, अभी चलते हैं। वंश ने सिद्धार्थ से कहा, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं, तुम्हें जब आना हो आ जाना, मुझे बहुत काम है। ऐसा कहकर वंश मेन एंट्रेंस की ओर निकल गया और पीछे से सिद्धार्थ ने जानवी की दादी से कहा, चलिए दादी, मैं भी चलता हूं, शाम को मिलते हैं। सिद्धार्थ ने जानवी से कहा, बाय जानवी, मिलते हैं। जानवी ने स्माइल करते हुए सिद्धार्थ को बाय कहा और सिद्धार्थ भी मेन एंट्रेंस की ओर निकल गया। अनिका की दादी ने जानवी से कहा, जा बेटा, अनिका को ले आ, रस्म शुरू होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। जी दादी, मैं अभी दी को लेकर आती हूँ, जानवी ने अनिका की दादी से कहा। जानवी जैसे ही रूम में पहुंची, उसने अनिका को देखकर कहा, चलिए अनिका दीदी, आपको नीचे बुलाया है तेल की रस्म के लिए, आप रेडी हैं? अनिका ने जानवी से कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, ना जाने क्यों मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, आज मेरी शादी है, इसके बारे में सोच सोच कर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये मेरे संग ही हो रहा है कि सभी के साथ होता है। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने अनिका से कहा, वो मैं कैसे बता सकती हूँ, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, पर ये जरूर कह सकती हूँ इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, आप देखना सब कुछ अच्छा होगा, बस टेंशन मत लीजिए, आप बस अपने इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, शादी कौन सा बार बार होती है, अब चलिए नीचे, सब आपको बुला रहे हैं। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो। तेल की रस्म स्टार्ट हुई। कुछ औरतें ढोलक लेकर शादी के गीत गा रही थी। अनिका अपनी नजर झुकाए हुई बैठी थी। सभी लोग मुस्कुराते हुए अनिका को देख रहे थे। अनिका की माँ तो थोड़ा इमोशनल हो गई। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आज मेरी बेटी पराई हो जाएगी, पता ही नहीं चला ये इतनी बड़ी कब हो गई। उद्धरण चिन्ह। अनिका की माँ को इमोशनल देखकर अनिका भी इमोशनल हो गई। जानवी ने अनिका की माँ को प्यार से गले लगाते हुए कहा, प्लीज आंटी, आप मत रो, अनिका दीदी कौन सा विदेश जाने वाली है, यहीं इंडिया में तो है, आपका जब भी मन करेगा दीदी से मिल लीजिएगा या फिर आप वीडियो कॉल कर लीजिएगा। और दी, आप तो रोने का बिल्कुल नाटक मत कीजिए, मुझे अच्छे से पता है आपके मन में लड्डू फूट रहे होंगे, अब आप दीप जीजू की जो होने वाली हो, आप तो कब से इंतजार कर रही थी दीप जीजू के पास जाने का, क्यों? जानवी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। जानवी की बातों ने इमोशनल माहौल को खुशनुमा बना दिया। अनिका ने अपने आंसू पोंछे और हंसते हुए जानवी से कहा, जब तू अपने ससुराल जाएगी ना, तब मैं भी यही बात बोलूंगी। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी अनिका की मां ने अनिका से कहा, अब जाओ बेटा, जाकर नहा लो, कुछ देर में तुम्हें तैयार करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट भी आती ही होगी। अनिका की मां ने जानवी से कहा, जाओ बेटा, अनिका को रूम में ले जाओ। जी आंटी। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर जानवी अनिका को रूम में ले गई। रूम में जाकर जानवी ने अनिका से कहा, जाइए दी, अब आप जाकर नहा लीजिए। वहीं दीप के घर भी सारे रस्में हो चुकी थी। दीप भी रूम में बैठा हुआ था और फोन में लगा हुआ था, उसके साथ सिद्धार्थ भी वहीं था। सिद्धार्थ ने दीप से कहा, दीप, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दीप ने फोन चलाते चलाते सिद्धार्थ से कहा, मम, बोलो। सिद्धार्थ ने दीप से कहा, मुझे तुझसे जानवी के बारे में बात करनी है। जानवी का नाम सुनते ही दीप ने अपना फोन बंद करके साइड में रखते हुए कहा, जानवी के बारे में तुम्हें क्या बात करनी है? वहीं वंश रूम की ओर आते हुए सिद्धार्थ की बात सुनकर रूम के गेट के पास ही रुक जाता है और सिद्धार्थ की बातों को सुनने लगता है। सिद्धार्थ ने दीप से कहा, यार, मुझे जानवी बहुत पसंद है।
सिद्धार्थ की इस बात को सुनकर वंश के तन बदन में आग लग जाती है। दीप ने इस बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें जानवी से मिले हुए अभी 2 दिन नहीं हुए और तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? और तुम जानते भी हो जानवी? इससे पहले कि दीप सिद्धार्थ को वंश और जानवी के बारे में बता पाता, सिद्धार्थ ने दीप की बात काटते हुए कहा, मैं जानता हूँ मुझे जानवी से मिले 2 दिन भी नहीं हुए, लेकिन जब मैंने जानवी को पहली बार देखा था ना, तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। वो कितनी खूबसूरत है, मन तो करता है ना सारा दिन उसी के साथ बिताऊं। तो प्लीज मेरी बात करना उससे। तूने देखा नहीं जानवी मेरे साथ कितना खुश रहती है, क्या पता उसके मन में भी मेरे लिए कुछ हो। सिद्धार्थ की बातें सुनकर वंश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वंश गुस्से में रूम के अंदर आकर सिद्धार्थ का कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करते हुए उसे एक पंच मारने वाला ही होता है। तभी उसे दीप रोकते हुए बोला, नहीं वंश, रुको। दीप की आवाज सुनकर वंश एकदम से खुद को रोक लेता है और गुस्से से वो सिद्धार्थ को ही देख रहा था। सिद्धार्थ ने अपना कॉलर छुड़ाते हुए और अपने कपड़े सही करते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? वंश ने गुस्से से सिद्धार्थ से कहा, मैंने सब सुना। तुमने जानवी के बारे में क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जानवी के बारे में ऐसी बात करने की? सिद्धार्थ ने वंश से कहा कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी कौन लगती है वो? वंश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, होने वाली बीवी है वो मेरी, समझे? सिद्धार्थ शॉक्ड होते हुए बोला, होने वाली बीवी? वंश की बात सुनकर मानो सिद्धार्थ का दिल टूट गया था। तभी दीप ने भी सिद्धार्थ से कहा, हाँ वंश ने सही कहा, जानवी वंश की होने वाली बीवी है। दीप की बात सुनकर सिद्धार्थ वहां से निकल गया। दीप ने वंश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू फिलहाल शांत रह, सिद्धार्थ को तेरे और जानवी के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं आता हूं अभी। ऐसा कहकर दीप सिद्धार्थ के पीछे पीछे चला गया। सिद्धार्थ टेरेस पर बैठा हुआ था और वहां अकेले बैठे हुए सोच में डूबा हुआ था। दीप सिद्धार्थ के पास आकर उसे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? सिद्धार्थ ने फेक स्माइल करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे जानवी और वंश के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, तू तो मुझे एक बार बताता ना। उद्धरण चिन्ह। दीप ने कहा, मैं तुझे बताने ही वाला था, लेकिन तूने मेरी बात काट दी। सिद्धार्थ ने कहा, सॉरी यार, पर मैं अब वंश से निगाहें कैसे मिलाऊंगा? नहीं, मैं आज ही वापस चला जाऊंगा। दीप ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा, तू चिंता मत कर, तू वंश से सॉरी कह देना, देखना वो तुझे जरूर माफ कर देगा। कोई गलती नहीं की है तूने, अपनी फीलिंग ही तो शेयर की है ना। फीलिंग तो किसी के लिए भी किसी के भी मन में आ सकती है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। और तू तो वंश और जानवी के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, तो देखना वंश भी बहुत जल्द इस बात को समझ जाएगा और वो तुझे माफ कर देगा। चल अब टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे कैसे चला जाएगा, मैं तुझे जाने दूंगा, तब तो तू जाएगा। दीप ने मुस्कुराते हुए कहा, चल अब। सिद्धार्थ और दीप रूम में आकर देखते हैं कि वंश बालकनी में खड़े होकर कुछ सोच रहा था। दीप ने इशारे से सिद्धार्थ को वंश के पास जाने के लिए कहा। सिद्धार्थ थोड़ा घबराते हुए वंश की ओर आगे बढ़ा और वंश से कहा, वंश, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे और जानवी के बारे में कुछ नहीं जानता था, मैंने बहुत बड़ी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो अब मैं जानवी के आसपास भी नहीं भटकूंगा, सच में, लेकिन प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। सिद्धार्थ की बात सुनकर वंश सिद्धार्थ की ओर मुड़ा और सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इट्स ओके, मुझे भी ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। तभी दीप ने कहा, चलो भाई, अब तो तुम्हारे बीच सुलह भी हो गई और तुम्हारे बीच की सारी गलतफहमी भी दूर हो गई। दीप ने वंश को छेड़ते हुए कहा, और हमने ये भी देख लिया कि वंश जानवी के लिए कितना पजेसिव है, क्यों वंश? सिद्धार्थ ने कहा, और क्या, वंश की पजेसिवनेस की वजह से तो मेरी अच्छी खासी धुलाई हो जाती। सिद्धार्थ की बात सुनकर तीनों हंसने लगे। तभी दीप ने कहा, चलो भाई, अब तो तुम्हारे बीच सुलह भी हो गई और तुम्हारे बीच की सारी गलतफहमी भी दूर हो गई। दीप ने वंश को छेड़ते हुए कहा, और हमने ये भी देख लिया कि वंश जानवी के लिए कितना पजेसिव है, क्यों वंश? सिद्धार्थ ने कहा, और क्या, वंश की पजेसिवनेस की वजह से तो मेरी अच्छी खासी धुलाई हो जाती। सिद्धार्थ की बात सुनकर तीनों हंसने लगे। अब आगे सिद्धार्थ ने वंश से कहा, अपनी शादी में ना मुझे बुलाना मत भूल जाना, समझे? दीप ने कहा, अरे जरूर बुलाएगा, क्यों नहीं बुलाएगा। तभी वहां दीप की मां आ गई और दीप से बोली, दीप बेटा, रेडी हो जाओ, तुम्हारे रेडी होने के बाद भी कुछ रस्में हैं, उनको करने में भी टाइम लगेगा, तुम जल्दी से रेडी होके नीचे आओ, और तुम दोनों भी जल्दी से रेडी हो जाओ और जल्दी से दीप नीचे लेकर आओ। सिद्धार्थ ने कहा, जो हुकुम रानी साहिबा, बस थोड़ा टाइम दीजिए, हम अभी आपके लाडले को दूल्हा बनाकर नीचे लेकर आते हैं और चलते हैं सब अनिका भाभी को लेने, क्यों? सभी लोग हंसने लगते हैं। शाम के 6:30 बज चुके थे। अनिका अपने रूम में तैयार हो रही थी। अनिका का मेकअप चल रहा था और जानवी भी अनिका के साथ रूम में तैयार हो रही थी। वहां दीप भी अब तैयार हो चुका था।
दीप का लुक एकदम रॉयल था। दीप ने लाइट गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी और सिर पर क्रीम कलर की पगड़ी पहनी हुई थी। आज वो दूल्हे के ड्रेस अप में भी बहुत ही हैंडसम लग रहा था। दीप अपने आप को शीशे में देखते हुए वंश और सिद्धार्थ से बोला, कैसा लग रहा हूं मैं? सिद्धार्थ ने कहा, एकदम हीरो लग रहा है। आज तो अनिका भाभी तुझे देखते ही ना तेरे पर फ्लैट हो जाएंगी, एक बार फिर उनको तुझे प्यार हो जाएगा। वंश ने अपने दोनों हाथ दीप के कंधे पर रखते हुए कहा, सिद्धार्थ बिल्कुल सही कह रहा है, आज तो अनिका भाभी को तुझसे दोबारा प्यार हो जाएगा, तो देखना तेरे से नजर नहीं हटेगी उनकी। तभी रूम में दीप की मां आई और दीप को देखकर उनके चेहरे पर बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई। उन्होंने दीप के पास आकर दीप को प्यार से पकड़कर दीप से कहा, आज मेरा बेटा बिल्कुल राजकुमार लग रहा है, इसकी नजर उतार दूं, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। और उसे काला टीका लगाते हुए बोली, आजा काला टीका लगा देती हूं तुझे, कहीं मेरी नजर ना लग जाए तुझे। मैंने तो इस दिन कब से इंतजार किया था और आज पता ही नहीं चला तू कब बड़ा हो गया और आज दूल्हा बन रहा है। दीप की मां ने थोड़ा इमोशनल हो गई और ये बात कहते हुए दीप की मां के आंखों में से आंसू आ गए। दीप ने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, ओ मेरी प्यारी मां, छोटी छोटी बातों पर क्यों रोने लग जाती है, आप ना बड़ी इमोशनल हैं। दीप की मां ने आंसू पोंछते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, ये तो खुशी के आंसू हैं, अब चल नीचे, सब तुम्हें नीचे बुला रहे हैं, कुछ रस्में अभी बाकी हैं जो पूरी करनी है। सिद्धार्थ और वंश, तुम दोनों दीप को लेकर नीचे आ जाओ। ऐसा कहकर दीप की मां चली गई। दीप ने वंश को देखते हुए कहा, वैसे आज ना किसी और को भी किसी से प्यार होने वाला है। सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा किसको किससे प्यार होने वाला है? जानवी को वंश से प्यार होने वाला है, देख तो सही आज भाई कितना हैंडसम लग रहा है। दीप ने वंश को छेड़ते हुए कहा। वंश भी आज बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वंश ने आज व्हाइट कलर का आउटफिट वेयर किया था। वंश के गोरे रंग पर व्हाइट कलर का आउटफिट वंश को और भी हॉट दिखा रहा था। कान में गोल्ड की बाली से वंश का लुक और भी बढ़ गया। दीप की बात पर सिद्धार्थ ने वंश को और चिढ़ाते कहा, ओ तो जानवी को वंश से प्यार होने वाला है, पर मुझे तो लगता है कि प्यार तो हो चुका है, क्यों वंश? वंश ने चिढ़ते हुए कहा, अब तुम दोनों का हो गया हो तो चले, नीचे सब वेट कर रहे होंगे, तुम दोनों भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हो, चलो अब। सिद्धार्थ और दीप हंसने लगते हैं। वंश को सीढ़ियों से आते देखकर सभी के फेस पर स्माइल आ जाती है और वंश के डैड वंश के पास आकर वंश से बोले, आज तो मेरा बेटा बहुत ही हैंडसम लग रहा है। वंश ने अपने डैड से कहा, थैंक यू डैड, और उसके डैड ने उसे गले लगा लिया। फैमिली के सभी लोग नीचे हॉल में इकट्ठे हो चुके थे। कुछ रस्में करने के बाद बारात अब निकलने ही वाली थी। दीप को रस्में पूरी करने के लिए बिठा दिया गया। वहीं अब अनिका भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी। अनिका की मां ने बाहर से आवाज लगाते हुए कहा, अनिका जल्दी करो, बारात आती होगी, उद्धरण चिन्ह। ले अनिका ने अपनी मां से कहा, बस मां, हो ही गया, आप बस थोड़ा वेट और कीजिए। अनिका की मां ने कहा, बेटा और कितनी देर, चलो ठीक है, मैं नीचे जाती हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। ऐसा कहकर अनिका की मां चली गई। अनिका ने मिरर में देखते हुए जानवी से कहा, जानवी तू तैयार हुई कि नहीं, लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी करो, मैं भी ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुकी हूँ। जानवी ने अपने लहंगे की दुपट्टे की पिन लगाते हुए कहा, हाँ दी, मैं भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। अनिका ने कहा, अच्छा मुझे दिखा तो सही कैसी लग रही है तू। जानवी जब अनिका के सामने आए तो अनिका उसे नीचे से ऊपर तक देखते हुए बोली, क्या बात है, इतनी प्यारी लग रही है तू, आज तो वंश की नजरें तुझसे हटेंगी ही नहीं। जानवी आज बहुत प्यारी लग रही थी। जानवी ने लाइट स्काई कलर का लहंगा पहना हुआ था, एक हाथ में चूड़ी और बाल कल न्यूड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी और बहुत प्यारा मेकअप किया हुआ था। माथे पर एक बड़ा सा टीका लगाया हुआ था। अनिका की बात सुनकर जानवी ने कहा, अच्छा पिटेगा नहीं क्या फिर वो? अनिका ने कहा, पिटेगा क्यों, मुझे घूर कर देखेगा तो पिटेगा ही ना। जानवी ने अपने हाथ अपनी कमर पर रखते हुए कहा। अनिका ने जानवी की बात पर हंसते हुए कहा, तू भी ना जानवी, कुछ भी बोलती है, अब तेरा होने वाला पति है, अब तो उससे थोड़ा तमीज से बात किया कर। जानवी ने कहा, वो मुझसे नहीं होता, मैं तो वैसे ही बात करूंगी जैसे अभी करती हूँ, शादी के बाद भी, क्योंकि उसको यही भाषा समझ में आती है, प्यार की भाषा तो समझता ही नहीं है। जानवी ने मेकअप आर्टिस्टिक से कहा, और दीदी आप कितना देर लगाओगे अनिका दीदी को तैयार करने में? दीप जीजू अनिका दी से मिलने का इंतजार कर रहे होंगे, बारात आती ही होगी, प्लीज जल्दी कीजिए न। चलिए मैं तो रेडी हूँ, मैं जब तक नीचे की सारी तैयारी देखती हूँ, आप जल्दी से रेडी हो जाइए। ऐसा कहकर जानवी वहां से चली गई। जानवी जैसे ही नीचे जाती है, जानवी की दादी जानवी को स्माइल करके देखते ही रह गई और जानवी से बोली, हाय मेरी पोती, कितनी प्यारी लग रही है, तुझे काला टीका लगा देती हूँ, कहीं किसी की नजर ना लग जाए, अभी तो इतनी सुंदर लग रही है, तो सोच जब तू दुल्हन बनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी।
जानवी से अपने हाथ से अपने माथे पर टैप करते हुए कहा, ओहो दादी, आप तो दिन भर मेरी शादी की बातें करती रहा करें, मुझसे ज्यादा मेरी शादी का इंतजार तो आपको है, आप कहें तो आज ही कर लूं। जानवी ने मजाक करते हुए कहा। जानवी की दादी ने कहा, अरे ऐसे कैसे कर लेगी, तेरी शादी तो पूरी धूमधाम से करूंगी, क्या क्या सपने देखे तेरी शादी के लिए मैंने, उन सपनों को पूरा भी तो करूंगी ना, और वैसे भी कितने पापड़ बेले हैं इस शादी के लिए मैंने, वो सब छोड़, आज तू वंश के साथ कुछ फोटोज ले लेना, समझी, और तू वंश के साथ ही रहना। जानवी ने मन में बड़बड़ाते हुए धीरे से कहा, हाँ उसके साथ रहकर अपनी शादी का मजा खराब थोड़ी ना करना है मुझे। दादी ने जानवी को बड़बड़ाते हुए देखकर कहा, क्या कहा तूने? जानवी ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, आप जैसा कहीं मैं वैसा ही करो, ठीक है दादी। दादी ने जानवी से कहा, हम्मम मैं सब जानती हूँ, तूने क्या कहा, तेरी दादी हूँ। जानवी ने अपनी दादी को लाड करते हुए कहा, ओह मेरी प्यारी दादी, चलिए मैं आपका ये दुपट्टा सही कर देती हूँ, देखिए कैसा कर रखा है आपने, आइए मेरे साथ, आप कहें तो आपको थोड़ा सा मेकअप भी कर दूं, बाय गॉड बहुत प्यारी लगेंगी आप। दादी ने शर्माते हुए जानवी से कहा, चल इस उम्र में कोई मेकअप करूंगी मैं, कुछ भी कहती है। जानवी दादी की बात सुनकर हंसने लगती है। तभी वहां अनिका की मां भी आ गई और जानवी से कहा, जानवी अनिका तैयार हुई कि नहीं? बेटा बारात बस पहुंचती होगी, उससे पहले हम सबको वहां पहुंचना है। जानवी ने अनिका की मां से कहा, जी आंटी जी, दी बस रेडी हो ही गई है, आप चिंता मत कीजिए, हम सब टाइम पर पहुंच जाएंगे। अनिका की मां ने कहा, ठीक है बेटा, मैं जाकर और काम देखती हूँ। ऐसा कहकर अनिका की मां वहां से चली गई। तभी वहां जानवी के पिता भी आ गए। जानवी को देखकर स्माइल करते हुए कहा, आज तो मेरी बिटिया रानी बिल्कुल परी लग रही है। जानवी ने अपने बाबा से कहा, थैंक यू बाबा, वैसे आज तो आप भी बड़े हैंडसम लग रहे हैं, आज तो माँ की नज़र आपसे हटेगी नहीं, क्यों ना आज आपकी और माँ की शादी फिर से कर दी जाए। जानवी के बाबा ने जानवी से कहा, चुप कर, कुछ भी बोलती है, हमारी कोई शादी करने की उम्र है, शादी तो अब तेरी होगी, तू भी अनिका की तरह हमें छोड़कर चली जाएगी। जानवी ने अपने बाबा के गले लगते हुए कहा, तभी तो बाबा, मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे आप सबको छोड़कर नहीं जाना है बाबा। जानवी के पापा ने कहा, एक न एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही होता है, देख तेरी अनिका दीदी आज चली जाएगी, कुछ टाइम बाद तू भी अपने ससुराल चली जाएगी, यही संसार का नियम है बेटा, और ये हम सबको मानना पड़ता है। जानवी ने कहा, तो ये संसार का नियम सिर्फ लड़कियों को क्यों निभाना होता है, लड़के भी तो जा सकते हैं ना, लड़की ही क्यों जाए हमेशा, लड़कियों की फीलिंग्स नहीं होती क्या? जानवी के बाबा ने जानवी को समझाते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, बल्कि लड़कियां तो लकी हैं जो उनको दो दो घर मिलते हैं, दो दो घरों का प्यार मिलता है। जानवी ने अपने बाबा की बात समझते हुए कहा, हम्मम वैसे ये तो सही कहा आपने, हम लड़कियों को दो दो घरों का प्यार मिलता है, हम लड़कियां लकी तो हैं। तभी जानवी के बाबा ने जानवी से कहा, अरे तेरी माँ कहीं नजर नहीं आ रही, जाकर देख तो सही, तैयार हुई कि नहीं? उद्धरण चिन्ह। जानवी ने कहा, बाबा माँ तो कब की तैयार हो गई, बस घर के कुछ कामों में लगी हुई है, अभी आती होगी, चलिए मैं अनिका दी को देख कर आती हूँ कि वो तैयार हुई कि नहीं। ऐसा कहकर जानवी अनिका के रूम की ओर चली गई। डोर नॉक करते हुए जानवी ने आवाज लगाई, अनिका कितना देर लगाएंगी आप, दरवाजा खोलिए अनिका दी। अनिका ने जैसे ही दरवाजा खोला, जानवी अनिका को देखते हुए बोली, ओ माय गॉड, आप कितनी अच्छी लग रही हो, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा आपसे नजरें हटाने का। अनिका ने कहा, पहले अंदर तो आ, बाहर से ही सारी तारीफ कर देगी क्या, आ जा। जानवी ने अंदर आते हुए अनिका से कहा, सच कह रही हूँ दी, आज तो दीप जीजू आपको देखते ही रह जाएंगे। अनिका ने मैरून कलर का लहंगा पहना हुआ था, हाथों में लाल कलर का चूड़ा और बालों का जुड़ा गुलाब के फूलों से सजाया हुआ था। अनिका आज बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी, हाथों में बहुत सुंदर सी डार्क मेहंदी थी, मेहंदी वाले हाथ बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जानवी की बात सुनकर अनिका शर्मा जाती है। तभी जानवी ने कहा, दीप जीजू को वीडियो कॉल करें। अनिका ने शॉक्ड होते हुए कहा, क्या, नहीं नहीं, सब लोग उसके आसपास ही होंगे, हो सकता है उसका फोन उसके पास हो ही ना, और घर में किसी को पता चलाना तो बहुत डांट पड़ेगी, रहने देते हैं। जानवी ने कहा, अरे किसी को पता नहीं चलेगा, आपके और मेरे अलावा है ही कौन, मेकअप आर्टिस्ट दीदी, ये तो वैसे भी किसी को नहीं बोलेगी, क्यों दीदी नहीं बोलोगी ना? मेकअप आर्टिस्ट ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बात इस कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी। जानवी ने कहा, ये हुई ना बात, लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व, बताइए करें वीडियो कॉल, आपको देखना नहीं है क्या दीप जीजू कैसे लग रहे हैं? अनिका ने कुछ सोचते हुए कहा, देखना तो मुझे भी है, पर। जानवी ने अनिका की बात काटते हुए कहा, अरे पर कुछ नहीं, हम वीडियो कॉल करेंगे, अपना फोन दीजिए। जानवी ने दीप के फोन पर वीडियो कॉल की। उस वक्त दीप का फोन वंश के पास था। वंश ने जब दीप के फोन पर अनिका की वीडियो कॉल आते हुए देखा तो अपने आप से ही बोला, ये तो अनिका की वीडियो कॉल आ रही है, क्या करूं? दीप को उसका फोन भी नहीं दे सकता, उठा लूं क्या? उठा लेता हूं, अनिका को यहीं से दीप को दिखा दूंगा।
वंश जैसे ही वीडियो कॉल उठाता है, वीडियो कॉल पर उस वक्त जानवी थी। जानवी और वंश एक दूसरे को देखकर पहले तो शॉक हो जाते हैं, फिर सामने से जानवी ने कहा, अरे दीप जीजू का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जाओ जाकर दीप जीजू को फोन दो, अनिका दीदी को बात करनी है उनसे। मुझे दीप ने ही अपना फोन अपने पास रखने के लिए दिया है समझी, और कैसे दूं उसको फोन? देखो वो कहाँ बैठा है और सभी लोग उसके आसपास हैं। जानवी ने वंश से कहा, अरे तो क्या हो गया? अपनी बीवी से ही तो बात कर रहे हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है? जाओ जाकर दो, तुम कोशिश तो करो। वंश इससे पहले कि कुछ बोल पाता, तभी बारात के बैंड बाजे बजना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वंश को जानवी की बात बिल्कुल सुनाई दे रही थी। वंश ने अपने आप से ही कहा, अब तो जाना ही पड़ेगा, ना जाने क्या बोल रही है। वंश ने इशारा करते हुए जानवी से कहा, जाता हूँ, दिखाता हूँ। जैसे तैसे वंश दीप के पास पहुंचा और दीप को अनिका से बात कराई। अनिका दीप को देखकर शर्मा गई और दीप इशारों में अनिका से कह रहा था कि आज अनिका बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अनिका ने भी दीप से इशारों में कहा, आज वो भी काफी हैंडसम लग रहा है। उन दोनों की 1-2 मिनट ही बात हो पाई थी, तभी वंश दीप से दूर आकर अनिका से इशारों में बोला, अच्छा मैं रखता हूँ, अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अनिका ने भी इशारों में ओके कहते हुए कॉल काट दिया। अनिका ने शर्माते हुए जानवी से कहा, आज दीप कितना हैंडसम लग रहा था ना, बस कुछ टाइम और उसके बाद दीप और मैं हमेशा के लिए साथ रहेंगे। जैसे तैसे वंश दीप के पास पहुंचा और दीप को अनिका से बात कराई। अनिका दीप को देखकर शर्मा गई और दीप इशारों में अनिका से कह रहा था कि आज अनिका बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अनिका ने भी दीप से इशारों में कहा, आज वो भी काफी हैंडसम लग रहा है। उन दोनों की 1-2 मिनट ही बात हो पाई थी, तभी वंश दीप से दूर आकर अनिका से इशारों में बोला, अच्छा मैं रखता हूँ, अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अनिका ने भी इशारों में ओके कहते हुए कॉल काट दिया। अनिका ने शर्माते हुए जानवी से कहा, आज दीप कितना हैंडसम लग रहा था ना, बस कुछ टाइम और उसके बाद दीप और मैं हमेशा के लिए साथ रहेंगे। अब आगे अनिका को छेड़ते हुए जानवी ने कहा, क्या बात है, अब तो सब्र भी नहीं हो रहा है। चिंता मत करिए, बस कुछ टाइम और उसके बाद आप और दीप जीजू एक दूसरे से बिल्कुल दूर मत जाना, ठीक है? सुबह शाम दिन रात हर टाइम ना एक दूसरे के साथ रहना। काम वगैरह का क्या है, काम वगैरह तो और कोई भी कर लेगा, पर आप दोनों एक दूसरे को छोड़कर कहीं मत जाना, एक पल के लिए भी नहीं। फिर तो ठीक है ना, क्यों? अनिका ने जानवी को प्यार से थप्पड़ मारते हुए कहा, चुप कर, ऐसे थोड़ी ना होता है। पति पत्नी के बीच ना थोड़ी दूरियां भी जरूरी है, इससे प्यार और बढ़ता है, पता है। जानवी ने कहा, ये सब बातें हैं ना, मैं नहीं जानती, और ना ही मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट है। अनिका ने जानवी से कहा, इंटरेस्ट भी आ जाएगा, और ऐसी बातें तू जान भी जाएगी जब तू वंश के प्यार में पड़ेगी। देखना, उस दिन से ना तेरे में बहुत बदलाव आ जाएंगे। जानवी ने कहा, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, आप ये सब छोड़िए और चलिए, अब हमें होटल भी पहुंचना है। बारात के आने से पहले आपको होटल की रूम में पहुंचना है। अनिका ने कहा, ठीक है, चलो मैं तो रेडी हूँ। तभी वहां जल्दबाजी में अनिका की माँ आ गई और अनिका से बोली, अनिका बेटा जल्दी करो। इतना कहते ही अनिका की माँ अनिका को देखकर स्माइल करके और उसकी नजर उतारते हुए बोली, आज बहुत प्यारी लग रही हो तुम, बिल्कुल सीता मैया जैसी लग रही हो, और देखना दीप भी बिल्कुल राम जैसा लग रहा होगा। तुमने काला टीका लगाया, रुको मैं लगा देती हूँ। काला टीका लगाकर अनिका की माँ बोली, चलो बेटा, नीचे गाड़ी तुम्हारा वेट कर रही है। जानवी, तुम अनिका को लेकर नीचे आ जाओ। ऐसा कहकर अनिका की माँ चली गई। जानवी ने अनिका से कहा, चलिए चलते हैं, आपको आपके दीप जी के पास लेकर चलते हैं। अनिका ने शर्माते हुए कहा, चलो। तभी अनिका ने जानवी को रोकते हुए कहा, रुक जानवी, एक बार जी भर के अपना रूम देख लूं। कुंवारेपन में इस रूम में मेरा आखिरी दिन है, आज के बाद ये रूम मेरा रहेगा ही नहीं। आज के बाद मेरे जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा, मैं अपने ही घर में एक मेहमान बनकर आया करूंगी। पता है इस रूम से मेरी कितनी यादें जुड़ी हैं। मेरे जाने के बाद ये रूम भी बदल जाएगा। अब इस अलमारी में मेरे कपड़े नहीं होंगे, इस कमरे में मेरा कोई सामान नहीं होगा। अनिका की बात सुनकर जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जानवी आंसुओं को पोंछते और स्माइल करते हुए अनिका को हंसाने की कोशिश करते हुए बोली, ओहो, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप कभी यहाँ आएंगी ही नहीं। आप जब भी आएंगी तब इसी रूम में रुकना ना, और देखना आंटी आपका रूम कभी नहीं बदलेगी, ये आपका रूम है और आपका रूम ही रहेगा। अब चलना है कि दीप जीजू को वापस भेज दें। अनिका ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं नहीं, चलो चलते हैं। अनिका और जानवी गाड़ी में बैठकर होटल के लिए निकल गई। होटल पहुंचकर अनिका को एक रूम में बिठा दिया गया। जिस रूम में अनिका को बिठाया गया था, उसी रूम की खिड़की से होटल के मेन गेट का नजारा साफ दिखाई देता था, और नीचे से भी कोई भी ऊपर आसानी से देख सकता था। कुछ देर बैठने के बाद बारात की आवाज आने लगी। जानवी ने अनिका से कहा, दी, लगता है बारात आ गई। जानवी ने जैसे ही बाहर की तरफ देखा तो बारात होटल के गेट पर आ चुकी थी। वाह दी, देखिए दीप जीजू कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? अनिका ने कहा, किसी ने नीचे से मुझे देख लिया तो? जानवी ने अनिका का हाथ पकड़कर खिड़की की ओर ले जाते हुए कहा, ओहो दी, आप कितना डरती हैं, सब लोग डांस करने बिजी हैं, कोई नहीं देख रहा आपको, चलिए आइए। अनिका ने जब विंडो से बाहर देखा तो अनिका दीप को देखकर स्माइल करने लगी और शर्माते हुए जानवी से बोली, हाँ सच में दीप तो बड़ा ही हैंडसम लग रहा है। अनिका ने दीप की नजर उतारते हुए कहा, इसकी नजर उतार लेती हूँ, कहीं मेरे दीप को किसी की नजर ना लग जाए। जानवी ने दीप को नीचे आवाज लगाने की कोशिश की और कहा, दीप जीजू ऊपर देखिए। काफी आवाज लगाने के बाद भी जब दीप ने नहीं सुना तो जानवी के दिमाग में एक आइडिया आया और जानवी ने कहा, अब क्या करूं? दीप जीजू तो सुन ही नहीं रहे। आइडिया, मेरा फोन कहाँ है? अनिका ने जानवी से कहा, अरे जानवी, किसको फोन कर रही है? जानवी ने नंबर डायल करते हुए कहा, वंश को। मैं उससे कहूंगी कि वो दीप जीजू को विंडो की तरफ दिखाए।
जानवी ने वंश को कॉल किया तो वंश ने जानवी का नंबर देखते हुए कहा, अब ये जानवी क्यों कॉल कर रही है, अब क्या कह रही होगी ये। वंश कहीं शांति वाली जगह पर जाकर कॉल उठाकर जानवी से बोला, हेलो, बोलो जानवी। जानवी ने वंश से कहा, सुनो मेरी बात, तुम जाकर दीप जीजू से कहो कि वो ऊपर की रूम की विंडो में देखें, वहां अनिका दीदी खड़ी है। वंश ने कहा, अरे तो कुछ टाइम में दोनों को दूसरे से मिलने ही वाले हैं, तो भला ये सब की क्या जरूरत है। जानवी ने वंश से कहा, मैंने तुम्हें जितना बोला है ना, तुम उतना करो, जाओ जाकर दीप जीजू से कहो कि ऊपर देखें। ऐसा कहकर जानवी ने फोन काट दिया और वंश ने अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहा, इस लड़की ने परेशान कर रखा है। वंश ने दीप के पास जाकर दीप को ऊपर देखने के लिए कहा। दीप अनिका को देखकर खुश हो गया। अनिका भी दीप को देखकर बहुत खुश हो गई। तभी रूम में अनिका की दादी और जानवी की दादी भी आ गई। अनिका दोनों दादियों को देखकर डर गई और जाकर चुपचाप बेड पर बैठ गई। जानवी की दादी ने अनिका से कहा, क्या देखा जा रहा था विंडो से बाहर। दीप को, अरे बेटा, हमसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं, पता है अपने जमाने में भी हमने ये सब काम किए हैं, क्यों जमुना, सही कहा ना मैंने। अनिका की दादी ने कहा, बिल्कुल सही कहा तूने, हमने भी अपने जमाने में बहुत खेल खेले हैं, तो हमसे डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने अनिका और अपनी दादी के बीच जाकर खड़ी होकर उन दोनों को प्यार से पकड़ते हुए कहा, क्या बात है दादी, आप दोनों तो एक नंबर के खिलाड़ी निकली। अनिका की दादी ने कहा, तो ऐसे वैसे ही थोड़ी ना है, अपनी जवानी में बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। अनिका की दादी ने जानवी से कहा, चलो जानवी, अपने जीजू का वेलकम तो करो, अनिका के पास मैं और तेरी दादी बैठते हैं, और हाँ, जूते चुराना मत भूल जाना, जूते चुराई पर अच्छा खासा नेक लेना अपने जीजू से। जानवी ने अनिका की दादी से कहा, आप बिल्कुल चिंता मत दीजिए दादी, जूते चुराई का नेक तो अच्छे से वसूल करूंगी, और जूते भी किसी के हाथ नहीं आने दूंगी, जूते को तो मैं ही चुराऊंगी। अच्छा चलिए, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर जानवी चली गई। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। अनिका की माँ दीप की आरती उतार रही थी। अनिका की माँ ने दीप को टीका लगाकर और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमेशा खुश रहो बेटा, आप खूब तरक्की हासिल करो। अभी तक जानवी और वंश की निगाहें नहीं मिली थी। वंश कहीं ना कहीं जानवी को ही ढूंढ रहा था। जानवी लोगों की भीड़ से निकलकर आगे आती है और वंश जानवी को देखकर उसे देखता ही रह गया। सिद्धार्थ ने वंश को देखकर वंश के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, ओह हेलो। जानवी से नजर हटाकर थोड़ा इधर उधर भी देख लो। वंश ने अपनी नजर झुकाते हुए कहा, मैं कब उसको देख रहा था, मैं तो कहीं और देख रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ वो तो मैंने अभी देखा, तुम्हारी नजर ना जानवी को ही देख रही थी। सिद्धार्थ ने मजाक करते हुए कहा, वैसे जानवी लग तो खूबसूरत रही है ना। जानवी को देखकर स्माइल करके वंश के मुंह से निकल गया, हाँ लग तो बहुत अच्छी रही है। वंश ने सिद्धार्थ की तरफ आंखें छोटी करते हुए देखा और कहा, क्या कहा तुमने। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, अरे अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारे मुंह से सच निकालने के लिए, वो सच जो तुमने बोला ना, अच्छी लग रही है जानवी। वंश ने इधर उधर निगाहें करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धार्थ ने वंश से कहा, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, तुमने अपने मुंह से सच कह दिया है। तभी जानवी ने दीप से कहा, आपका स्वागत है जीजू, पता है मेरी दी आपका कब से वेट कर रही है। दीप ने जानवी से मजाक करते हुए कहा, आप अपनी दी से कहिए कि उनका इंतजार खत्म हो चुका है, उनके सैया जी उन्हें लेने आ चुके हैं। सभी लोग हंसने लगे। अब दीप की एंट्री हुई। दीप के अगल बगल में सिद्धार्थ और वंश थे। दीप को अब स्टेज पर बैठा दिया जाता है। दीप की माँ अनिका की माँ से बोली, भाभी जी, आप अनिका को भी नीचे ले आइए। अनिका की माँ ने दीप की माँ से कहा, जी मैं अभी अनिका को बुलाती हूँ। अनिका की माँ ने जानवी से कहा, जानवी जाओ अनिका को नीचे ले आओ। जी आंटी, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर जानवी वहां से चली गई। जानवी रूम में जाकर अनिका से बोली, चलिए दी, आपका इंतजार खत्म हुआ, आपको अभी नीचे बुलाया गया, चलिए। जानवी के साथ और भी लड़कियां थी जो अनिका को लेने आई थी। अनिका नजरें नीचे झुकाए खड़ी हुई और नीचे आने के लिए चल दी। होटल के गार्डन में जहां बहुत बड़ी स्टेज लगी थी, अब अनिका की भी एंट्री होने लगी। अनिका की एंट्री बहुत ही शानदार हुई। जैसे ही अनिका स्टेज की ओर आने लगी, ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। वहीं एक सुंदर सा गाना भी प्ले किया गया। सुंदर सी फूलों की चादर के नीचे अनिका चल कर आ रही थी। दीप की नजरें अनिका पर ही थी। दीप चाह रहा था कि अनिका जल्दी से उसके पास आ जाए। सभी लोगों की नजरें भी सिर्फ अनिका पर ही थी। अनिका स्टेज के पास आती है। दीप उसे लेने के लिए आता है। दीप अनिका को हाथ देते हुए बोला, आइए, आपका दीवाना कब से आपका इंतजार कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। दीप की ऐसी रोमांटिक बात सुनकर अनिका शर्मा गई। अब दीप और अनिका स्टेज पर बैठ चुके थे। सभी लोग उनके साथ फोटोज खिंचवा रहे थे। खाने की काउंटर पर भी काफी भीड़ थी। सभी लोगों के फोटो खिंचवाने के बाद अनिका और दीप का फोटो शूट हो रहा था। वंश फोन चलाते हुए एक तरफ से आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ से जानवी कुछ लड़कियों से बात करती हुई आ रही थी। तभी दोनों एक दूसरे से टकरा गए। तभी दोनों के मुंह से निकला, सॉरी सॉरी। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो जानवी ने कहा, तुम देखकर नहीं चल सकते हो क्या। वंश ने जानवी से कहा, तुम देखकर चल रही थी क्या, जो मुझसे कह रही हो। जानवी ने वंश से झगड़ते हुए कहा, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए, ना जगह देखते हो ना कुछ, कहीं भी कभी भी झगड़ा शुरू कर देते हो। अरे मैंने कब शुरू किया झगड़ा, मैं नहीं करता झगड़ा, तुम करती हो, एक नंबर की झगड़ालू हो तुम। वंश ने जानवी से कहा। जानवी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, क्या कहा तुमने, मैं झगड़ालू हूँ, झगड़ालू तुम हो, समझे, आए बड़े। तभी सिद्धार्थ ने वंश और जानवी को झगड़ते हुए देखा। सिद्धार्थ ने उनके पास आकर उनको शांत करते हुए कहा, अरे तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो। जानवी ने सिद्धार्थ से कहा, इसी ने पहले झगड़ा शुरू किया, जब देखो बस झगड़ा ही आता है।
तभी वहां जानवी की दादी और वंश की दादी कैमरे वाले को लेकर आ गई। जानवी की दादी ने कैमरे वाले से कहा, इधर आ, दोनों की अच्छा सी फोटो खींच। इन दोनों की भी बहुत जल्द शादी होने वाली है। अगर अच्छी फोटो खींची तो दोनों की शादी में भी तुम्हें ही को बुलाऊंगी। जानवी और वंश दोनों ही दादी के चेहरे को देखने लगे। जानवी ने दादी से कहा, दादी आप ये क्या कर रही हो? जानवी की दादी ने जानवी से कहा, अरे तुम दोनों की फोटो खिंचवा रही हूँ। तभी वंश की दादी ने भी कहा, हाँ तुम दोनों की एक अच्छी सी फोटो आनी चाहिए ना, चलो कोई अच्छा सा पोज बनाओ। वंश अपनी दादी को पकड़कर थोड़ा साइड में ले जाकर दादी से बोला, दादी आप कहीं भी स्टॉर्ट हो जाती है, क्या ये सब करने से पहले आपने मुझसे ये बात पूछी? वंश की दादी ने वंश से कहा, अरे इसमें मैं तुझसे क्यों पूछूंगी, अब मैं तुझसे पूछकर कोई काम करूंगी, चल मेरे साथ और जानवी के साथ एक अच्छी सी फोटो खींचवा, समझा? वंश ने इरिटेट होते हुए दादी से कहा, मैं कोई फोटो नहीं खिंचवा रहा, आपको इतना ही शौक है तो आप खुद जाकर खिंचवा लीजिए। दादी ने कहा, मैं तो खिंचवाऊंगी ही अपनी बहू के साथ, 1 या 10 फोटो खिंचवाऊंगी, पर अभी तू खिंचवा, समझा? और अगर तू यहाँ से हिलाना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, चल मेरे साथ। दादी वंश को जबरदस्ती फोटो खिंचवाने ले गई। कैमरे वाले ने जानवी और वंश को पोज बनाने को कहा और दोनों ही बहुत ही नर्वस हो रहे थे और इसलिए पोज भी नहीं बना पा रहे थे। तभी कैमरे वाले ने उन्हें पोज बताते हुए कहा, सर आप मैम की कमर पर हाथ रखिए और मैम आप सर के शोल्डर पर हाथ रखते हुए उनकी आंखों में देखिए। सर आप भी मैम की आंखों में देखिए, उद्धरण चिन्ह। कैमरे वाले की बात सुनकर वंश और जानवी की आंखें बड़ी हो गई। तभी वंश ने कैमरे वाले से कहा, भैया आप कोई सिंपल सा पोज ले लीजिए, हम ये सब नहीं करेंगे। तभी कैमरे वाले ने वंश से कहा, अरे सर इसमें शर्माना क्या, आपकी शादी पर भी आपको यही पोज करने होंगे, अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। जानवी और वंश के दिल की धड़कनें तेज हो गई। जैसे ही वंश ने जानवी की कमर पर हाथ रखा, जानवी का दिल धक धक करने लग गया। जानवी की सांस भी तेज हो गई। जानवी ने वंश के शोल्डर को कसकर पकड़ लिया। जानवी और वंश एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे थे। तभी कैमरे वाले ने उनसे कहा, सर अब आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देखिए। कैमरे वाले के कहने पर जैसे तैसे उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और आंखों में देखते ही वो एक दूसरे की आंखों में खो गए और इसी का फायदा उठाकर कैमरे वाले ने उनकी एक प्यारी सी पिक्चर क्लिक कर ली। वंश की दादी और जानवी की दादी उन्हें देखकर मुस्कुराई जा रही थी। सिद्धार्थ भी वहीं खड़ा उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। वंश और जानवी एक दूसरे की आंखों में ऐसे खोए हुए थे, उन्हें किसी और का कोई ध्यान ही नहीं था। तभी कैमरे वाले ने उनसे कहा, माइंड ब्लोइंग सर, क्या पिक्चर है आप दोनों की, सर और पोज दीजिए ना, मैं आपकी और फोटो क्लिक करता हूँ। वंश की दादी और जानवी की दादी उन्हें देखकर मुस्कुराई जा रही थी। सिद्धार्थ भी वहीं खड़ा उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। वंश और जानवी एक दूसरे की आंखों में ऐसे खोए हुए थे, उन्हें किसी और का कोई ध्यान ही नहीं था। तभी कैमरे वाले ने उनसे कहा, माइंड ब्लोइंग सर, क्या पिक्चर है आप दोनों की, सर और पोज दीजिए ना, मैं आपकी और फोटो क्लिक करता हूँ। अब आगे। तभी वंश की दादी ने कहा, हाँ हाँ और फोटो क्लिक करो, दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। तभी वंश ने कहा, बस दादी एक ही बहुत है, आपने एक की ही बात की थी, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वंश वहां से चला गया। वंश की दादी ने वंश के पीछे से आवाज लगाकर रोकते हुए कहा, अरे वंश रुको तो सही, एक और फोटो ले ले बेटा। पर वंश दादी की बात को इग्नोर करते हुए वहां से चला गया। वंश की दादी ने कहा, इसे छोड़ो भैया, मेरी प्यारी सी बहू के साथ मेरी भी तो फोटो लो। अब अनिका और दीप और उनके घर वाले एक साथ सब खाना खाने बैठ गए। एक लंबी सी टेबल पर सभी लोग बैठे हुए थे। फर्स्ट बाइट दीप ने अनिका को अपने हाथों से खिलाई, अनिका ने भी दीप को फर्स्ट बाइट अपने हाथों से खिलाई। तभी सिद्धार्थ ने उन्हें देखकर कहा, देखो तो सही, दोनों ही दूसरों कितने प्यार से खिला रहे हैं, क्यों वंश? वंश ने कहा, प्यार से क्यों नहीं खिलाएंगे भाई, एक दूसरे से प्यार जो करते हैं, इन दोनों से तो सब्र ही नहीं हो रहा होगा, कब इनके फेरे हों और कब ये दोनों एक साथ अपने घर जाएं, है ना दीप? तभी दीप ने वंश से कहा, तू चिंता मत कर, तेरी शादी में मैं तेरी जगह बैठा होऊंगा और तू मेरी जगह, फिर लूंगा मैं तेरे मजे, अभी तुझे जितने मजे लेने हैं ना मेरे से, फिर तू देखना। उनकी बात सुनकर सभी घर वाले हंसने लगे। तभी अनिका की मां ने कहा, आप सब जल्दी कीजिए, फेरों का टाइम हो रहा है, पंडित जी बुला रहे हैं। तभी सिद्धार्थ ने वंश के कान में धीरे से कहा, भाई जूते तो हमें ही चुराने हैं, ध्यान रखियो, कहीं तेरी होने वाली बीवी पहले जूते उठाकर ना ले जाए। वंश ने सिद्धार्थ कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, चाहे जानवी जूते उठाकर ले जाए, लेकिन जूते तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा, बस तू देखता जा। अनिका और दीप फेरों के लिए मंडप की तरफ जाने लगे। जैसे ही दीप और अनिका फेरों में बैठे, जानवी ने दीप के जूते चुरा लिए। सिद्धार्थ ने जानवी को जूते चुराते हुए देखकर वंश से कहा, वंश जानवी ने तो जूते ले लिए, अब हम क्या करेंगे? वंश ने कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, ये जूते हथियाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, छुपाने दो उसे जहाँ छुपाना है, मैं जूते तो ढूंढ ही निकालूंगा। सुन मेरी बात, जब जानवी यहाँ से जूते लेकर जाएगी तो तू चुपचाप उनके पीछे जाना और देख लेना कि जूते जानवी ने कहाँ छुपाए हैं, और देखकर चुपचाप यहीं वापस आ जाना, ठीक है? सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है। जानवी जूते उठाकर वंश की तरफ एटीट्यूड वाली निगाह से वंश को जूते दिखाते हुए ले जा रही थी। वंश भी उसे देखकर फेक स्माइल कर रहा था और मन ही मन में बड़बड़ा रहा था, ले जाओ जूते जहाँ ले जाने हैं, तुम अभी वंश सिंघानिया को जानती नहीं हो, तुम जैसे अच्छे अच्छे को ऐसे हरा देता हूँ। जानवी जूते लेकर वहां से भाग गई और ऊपर रूम में जाकर जूते छुपाने के लिए इधर उधर जगह ढूंढने लगी। जानवी के साथ और भी लड़कियां थी जो जानवी को जूते छुपाने की जगह बता रही थी। उन्हीं के पीछे सिद्धार्थ भी खड़ा था जो चुपचाप छुपकर उन्हें देख रहा था। जानवी ने मिरर से सिद्धार्थ को देख लिया था। सिद्धार्थ को देखकर जानवी सोचने लगी, ओ तो सिद्धार्थ जी को मिस्टर सिंघानिया ने भेजा है, चलो कोई नहीं, इनको बता ही देते हैं कि हमने जूते कहाँ छुपाए हैं।
जानवी ने सिद्धार्थ को दिखाने के लिए जूते एक जगह छुपा दिए और अपने दोनों हाथ झाड़ते हुए और सिद्धार्थ को सुनाने के लिए बोली, चलो जूते तो छुप गए, अब किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैंने जूते कहाँ छुपाए हैं, क्यों? तभी सभी लड़कियों ने एक साथ कहा, यस। जानवी ने सभी लड़कियों से कहा, तो चलें? सभी लड़कियों ने फिर से एक साथ कहा, चलो। सभी लड़कियों को एक साथ आता देख सिद्धार्थ वहां से भाग गया और जाकर वंश को जूते छुपाने वाली जगह बताई। वंश ने अपने हाथ बांधकर और एटीट्यूड से कहा, ओ तो वहां छुपाए हैं उन्होंने जूते, चलो ठीक है, फिर वहीं छुपे रहने दो, सही वक्त पर निकाल कर लाएंगे। वहीं जानवी ने चुपचाप वापस रूम में आकर जूते की जगह बदल दी और हाथ बांधते हुए एटीट्यूड से अपने आप से ही कहा, तो मिस्टर खडूस मुझे पागल बनाने चले थे, पर वो जानते नहीं है कि जानवी हमेशा उनसे एक कदम आगे ही रहेगी। वहीं पंडित जी फेरों में मंत्र पढ़ रहे थे। जानवी और वंश भी फेरों में ही बैठे थे। पंडित जी ने दीप और अनिका को फेरों के लिए खड़ा करवाया। अनिका और दीप ने 7 वचनों के साथ 7 फेरे पूरे किए। पंडित जी ने दीप को अनिका की मांग में सिंदूर भरने को कहा। दीप ने अपनी चुटकी में सिंदूर भरा। जब दीप अनिका के मांग में सिंदूर भर रहा था, अनिका ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और सिंदूर थोड़ा सा अनिका की नाक पर गिर गया। तभी जानवी ने कहा, ओह दी, आपकी नाक पर तो सिंदूर गिर गया, साफ कर लीजिए। तभी वंश की दादी ने जानवी से कहा, नहीं बेटा, ये तो अच्छा शगुन है। लड़की के नाक पर सिंदूर गिरने का मतलब है कि लड़का उसे बहुत प्यार करता है। जानवी ने कहा, ये तो बिल्कुल सही बात है। दीप जीजू अनिका दी से तो बहुत प्यार करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सच है। तभी पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप दोनों खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। दीप और अनिका खड़े होकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने लगे। आशीर्वाद लेकर दीप और अनिका को कुर्सियों पर बिठा दिया गया और अनिका की मां ने कहा, जाओ लड़कियों, जाकर दीप की जूतियां लेकर आओ। जानवी और जानवी की सहेलियां इससे पहले कि वहां पहुंचती, दीप और सिद्धार्थ और उनके साथ कुछ और लड़के रूम में पहुंच गए और सिद्धार्थ ने वंश को वो जगह बताई जहां जानवी ने जूते छुपाए थे। जैसे ही सिद्धार्थ ने वहां देखा, पर वहां तो जूते थे ही नहीं, क्योंकि जानवी ने जूते वहां से हटाकर कहीं और छुपा दिए थे। वंश ने वहां जूते ना देखकर शॉक्ड होते हुए सिद्धार्थ से कहा, यहाँ तो जूते हैं ही नहीं, तुमने ढंग से देखा था जानवी ने जूते यही छुपाए थे? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ मैंने बिल्कुल ढंग से देखा था, जानवी ने जूते यही छुपाए थे। वंश ने कहा, तो यहाँ से जूते गए कहाँ? तभी पीछे से जानवी ने अपने हाथ से जूते दिखाते हुए कहा, जूते यहाँ गए। सिद्धार्थ, वंश और उनके सभी दोस्तों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो जानवी और जानवी की सहेलियां हाथ बांधते हुए और हंसते हुए खड़ी थी। तभी सिद्धार्थ ने कहा, जानवी तुमने जूते तो यहाँ छुपाए थे ना? तभी जानवी ने एटीट्यूड से कहा, छुपाए तो वही थे, पर जब मुझे पता चला कि वंश ने तुम्हें हमारी जासूसी करने के लिए भेजा है, तो मैंने जूते की जगह बदल दी। क्यों वंश, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे आसानी से पागल बना दोगे? अभी तुम जानवी को जानते नहीं हो। सिद्धार्थ और वंश अचंभित चेहरा बनाकर जानवी को देख रहे थे। तभी सिद्धार्थ ने कहा, अरे ये तो चीटिंग है। जानवी ने कहा, अरे इसमें क्या चीटिंग है, तुम जो मेरी जासूसी कर रहे थे वो सही था क्या? तभी वंश ने कहा, जूते तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा, चुपचाप जूते देती हो कि छीन लूं? जानवी ने हंसते हुए कहा, जूते चाहिए, आ जाओ ले लो। ऐसा कहते हुए जानवी वहां से भाग गई। वंश भी जानवी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागा। जानवी भागते भागते वंश से बोली, कुछ भी कर लो, ये जूते तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे, हार मान जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा है, समझे? वंश भी जानवी के पीछे भागते भागते बोला, वंश सिंघानिया ने कभी हारना सीखा ही नहीं है। जानवी ने कहा, अच्छा तो पकड़ कर दिखाओ और लेकर दिखाओ जूते मुझसे। जानवी और वंश भागते भागते एक रूम में चले जाते हैं। रूम में इधर उधर भागते हुए वंश ने जानवी को घेर लिया और उससे बोला, देखो जूते दे दो वरना। जानवी ने जूते इधर उधर करते हुए कहा, वरना क्या, ले सको तो ले लो जूते। वंश ने जानवी की ओर भागकर जानवी की कलाई पकड़ ली और जानवी को अपने करीब खींच लिया और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जानवी अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए वंश से बोली, छोड़ो मेरा हाथ। वंश ने जानवी से कहा, नहीं छोड़ूंगा, पहले जूते दो। जानवी ने वंश की आंखों में देखते हुए कहा, जूते तो नहीं मिलेंगे, जो करना है कर लो। वंश ने जानवी को पकड़कर दीवार से सटा दिया। जानवी के एक तरफ से हाथ रखकर और दूसरी तरफ से जानवी कलाई पकड़कर दीवार से सटा दी और उसकी आंखों में देखकर बोला, अब बताओ जूते दोगी या नहीं? जानवी ने कहा, नहीं दूंगी। कुछ देर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। वंश जानवी के और करीब आकर उसके होठों को देखने लगा। इस वक्त जानवी की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। वंश जानवी के और करीब आ पाता, उससे पहले ही सिद्धार्थ वहां आ गया। जानवी और वंश को ऐसे देखकर सिद्धार्थ दूसरी तरफ मुड़ गया और बोला, ओ सॉरी, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर वंश और जानवी तुरंत दूर हो गए। इस वक्त जानवी का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ चुका था। जानवी की निगाहें नीचे झुकी थी। वंश भी शर्म से इधर उधर दिखने लगा। उस वक्त ना ही वंश कुछ बोल पा रहा था और ना ही जानवी। जानवी वहां से जूते लेकर चली गई और वंश ने उसे चुपचाप जाने दिया। सिद्धार्थ ने वंश से कहा, अरे जानवी जूते ले गई। वंश ने सिद्धार्थ को रोकते हुए कहा, रुको, जाने दो उसे। नीचे जूतों का वेट हो रहा था। अनिका की मां ने बाकी लड़कियों से कहा, जानवी कहाँ रह गई, अभी तक आए नहीं। तभी वहां जानवी जूते लेकर आ गई और कहा, जूते आ चुके हैं। जीजू आप बताइए कि कितना नेक देंगे अपनी सालियों को? दीप ने कहा, आप बताइए आप कितना नेक लेंगी? जानवी ने कहा, 51,000। बस 51,000? हमने तो सोचा था आप इससे भी ज्यादा मांगेंगी। खैर हमें क्या, हमारा तो उसमें फायदा ही है, अभी देते हैं, ये लीजिए, ये है 51 और ये रहा 1000 का नोट, हुए ना 51,000। दीप ने मजाक करते हुए कहा। जानवी ने कहा, अरे ये क्या बात हुई, ये तो चीटिंग हुई, ये सब नहीं चलेगा, हमें पूरे 51,000 दीजिए वरना हम जूते नहीं देंगे।
दीप ने कहा, अरे 51,000 ही तो दिए हैं, इसमें क्या चीटिंग हुई? चलिए ये लीजिए और मेरे जूते दीजिए। वंश वही पीछे हाथ बांधकर चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। तभी दीप ने उसे देखते ही कहा, अरे तू क्या वहां खड़ा है? आ मेरी मदद कर। इस वक्त तू जानवी का होने वाला पति नहीं, मेरा दोस्त है, समझा? दीप की बात सुनकर जानवी और वंश की निगाहें झुक गई। वंश ने कहा, अब मैं क्या बोलूं? जीजा और साली के बीच की बात है, तू ही संभाल। दीप ने कहा, चलिए ठीक है, 21,000 में बात डन करते हैं। सभी सालियों ने मिलकर कहा, बिल्कुल नहीं, 51,000 का मतलब 51,000 बस। दीप ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, 51,000 बस। जानवी ने कहा, ये हुई ना बात, दीजिए फिर। दीप ने जानवी के हाथ में 51,000 का लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, ये लीजिए साली साहिबा, आपका नेक पूरे 51,000, अब खुश? जानवी ने लिफाफा लेते हुए कहा, खुश। दीप ने कहा, अब आपकी इजाजत हो तो मैं अपने जूते पहन लूं? जानवी ने दीप को जूते देते हुए कहा, अरे जरूर पहनिए। अब वक्त था विदाई का। सभी लोग इमोशनल थे। अनिका रो रही थी। अनिका की माँ उससे गले मिलते हुए बोली, अनिका बेटा, ससुराल में सबको खुश रखना और सबकी इज्जत करना। जानवी की आंखों में भी आंसू आ गए। जानवी अनिका के गले लगते हुए बोली, ससुराल जाकर अपनी जानवी को भूल मत जाना। अनिका ने रोते रोते स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुझे भला भूल सकती हूँ क्या? तू भी अपना ख्याल रखना और जल्दी से शादी करके मुंबई आ जा, मैं मुंबई में तेरा इंतजार करूंगी। अनिका बाकी सभी घर वालों से मिली और गाड़ी में बैठ विदा हो गई। अनिका तो चली गई थी, लेकिन अभी दीप के घर वाले वही थे। दीप की माँ जानवी के पास आकर बोली, बेटा, रिसेप्शन में तुम्हें जरूर आना है, तुम आओगी ना तो अनिका को भी बहुत अच्छा लगेगा। जानवी ने दीप की माँ से कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी आंटी कि मैं आ सकूं। रिसेप्शन मुंबई में था क्योंकि दीप और दीप की फैमिली मुंबई में रहती थी। फिलहाल तो अनिका विदा होकर उस हवेली में गई थी जहां दीप की फैमिली ठहरी थी। अगली सुबह वो मुंबई के लिए निकलने वाले थे। अब दीप की पूरी फैमिली हवेली पर जा चुकी थी। अनिका की फैमिली भी कुछ ही देर में होटल से निकलने वाली थी। जानवी ने अपनी माँ से कहा, माँ, अनिका दीदी की बहुत याद आएगी। जानवी की माँ ने कहा, तू चिंता क्यों करती है, तू भी तो शादी करके वही जाने वाली है, क्योंकि दीप भी वही रहता है और वंश भी। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू अपनी अनिका दीदी के साथ मुंबई में रहेगी। जानवी ने कहा, हाँ, पर एक घर में तो नहीं रहेंगे ना हम। काश दीप जीजू का घर और वंश का घर बिल्कुल पास में हो। जानवी की माँ ने कहा, अरे तू तो चिंता क्यों करती है, वंश तुझे अपनी बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर अनिका के घर ले जाया करेगा। चल अब घर चल, तुझे नींद भी आ रही होगी। अनिका के सभी घर वाले अब घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचकर जानवी पूरे घर को देखते हुए बोली, कितना सूना सूना लग रहा है ना अनिका दीदी के बिना ये घर। अनिका दीदी बगल में तो है, मैं दीदी से मिलाऊं क्या जाके? जानवी की माँ ने कहा, नहीं, वो अभी अभी तो गए हैं, अभी तुझे 1 घंटा भी नहीं हुआ अनिका को विदा किए हुए। हम सब अनिका से कल मिलेंगे जब अनिका मुंबई जाएगी। अब जाओ और जाकर सो जाओ, कल सुबह जल्दी भी उठना है अनिका की विदाई के लिए। सभी लोग जाकर सो गए। वहीं अनिका की अभी कुछ रस्में चल रही थी। जानवी की माँ ने कहा, नहीं, वो अभी अभी तो गए हैं, अभी तुझे 1 घंटा भी नहीं हुआ अनिका को विदा किए हुए। हम सब अनिका से कल मिलेंगे जब अनिका मुंबई जाएगी। अब जाओ और जाकर सो जाओ, कल सुबह जल्दी भी उठना है अनिका की विदाई के लिए। सभी लोग जाकर सो गए। वहीं अनिका की अभी कुछ रस्में चल रही थी। अब आगे रस्में पूरी होने के बाद दीप की माँ ने अनिका से कहा, बेटा, अब जाओ और जाकर कमरे में आराम कर लो, कल हम सबको मुंबई के लिए भी निकलना है। तुम्हारी बाकी की रस्में अब वहीं होगी। हमने तुम्हारा सामान रूम में रखवा दिया है, जाकर चेंज भी कर लो। दीप, अनिका को लेकर अपने रूम में चले जाओ और तुम भी थोड़ा आराम कर लो। सिद्धार्थ ने दीप को छेड़ते हुए कहा, आराम ही करना। सिद्धार्थ की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे और अनिका शर्मा गई। दीप की माँ ने हंसते हुए कहा, जाओ बेटा, आराम करो। अनिका और दीप अपने रूम में चले गए। रूम में जाकर दीप ने रूम का दरवाजा लगा लिया और अनिका के पास जाकर उसे गले लगाते हुए बोला, फाइनली हम दोनों एक हो गए। मुझे तो सच में अभी तक यकीन नहीं हो रहा है, तुम अब मेरी हो गई हो। अनिका ने दीप से कहा, मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि अब मैं तुम्हारी वाइफ बन गई हूँ। पता है इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी, आज वो दिन भी आ गया। दीप ने अनिका से कहा, अब तुम आराम कर लो, कल सुबह हमें निकलना भी है। अनिका ने कहा, पहले मुझे चेंज भी तो करना है, मैं अपने सूटकेस से कपड़े निकाल लेती हूँ, तुम भी चेंज कर लो। जब तक मैं अपने कपड़े सूटकेस से निकालती हूँ, तुम चेंज कराओ। दीप ने अनिका को कमर से पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा, तुम अपने कपड़े भी निकाल लो, फिर दोनों साथ में चलते हैं चेंज करने। अनिका ने दीप से दूर होते हुए शर्माते हुए कहा, चुप करो बेशर्म कहीं के, जाओ अब चेंज करके आओ। दीप ने हंसते हुए कहा, जो हुकुम रानी साहिबा। ऐसा कहकर दीप बाथरूम में कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। अनिका अपने सूटकेस से अपने कपड़े निकालने लगी। तभी दीप भी अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ गया। इस वक्त उसने व्हाइट कलर की टी शर्ट और ग्रे कलर का लोअर पहना हुआ था। अनिका ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम की तरफ चेंज करने जाने लगी। तभी दीप ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया और अनिका से रोमांटिक होते हुए बोला, बाथरूम में जाने की क्या जरूरत है, यही चेंज कर लो ना, तुम्हारा पति ही तो बैठा है, पति से क्या शर्माना। अनिका ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, तुम भी ना हर बात पर रोमांटिक हो जाते हो, छोड़ो मुझे, जाने दो। अनिका अपना हाथ छुड़ाकर बाथरूम के अंदर चली गई। दीप हंसने लगा। दीप सोफे पर बैठकर अनिका का वेट करने लगा। अनिका जब बाथरूम से बाहर आई तो उस वक्त अनिका ने रेड कलर का साटन का नाइट सूट पहन रखा था और बाल खुले कर रखे थे, जिसमें अनिका बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दीप ने जब अनिका को देखा तो कुछ समय के लिए तो अनिका से उसकी नजरें हटी ही नहीं।
अनिका जब शीशे की तरफ मुड़कर अपने आप को देखने लगी तो दीप ने पीछे से अनिका को पकड़ लिया और अनिका की तारीफ करते हुए कहने लगा, भगवान ने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया है। अनिका ने सीधे होते हुए दीप के गले में अपने हाथ डालते हुए कहा, अच्छा, भगवान ने आपको भी तो इतना हैंडसम बनाया है। अरे, हम आपके आगे क्या ही लगते हैं, आपकी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं। दीप ने और रोमांटिक होते हुए अनिका ने कहा, अब आपको सोना नहीं है क्या? अपने हाथों से अनिका के बाल कान के पीछे करते हुए कहा, सोने का दिल ही नहीं कर रहा, बस दिल तो कर रहा है कि आपको अपनी बाहों में लेकर बस आपसे बातें ही करता रहूं। जब हम अपने घर चले जाएंगे ना, तब तो हमें आपको आराम करने ही नहीं देना। जितना भी आराम करना है ना, आज कर लीजिए, उसके बाद तो। अनिका ने शर्माते हुए अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर अपना सिर दीप के चेस्ट पर रख दिया। दीप ने अनिका को कसकर गले लगाते हुए कहा, आपकी इसी अदा पर तो हम फिदा हैं। अनिका ने प्यार से दीप के बाजू पर थप्पड़ मारते हुए कहा, आप भी ना, चलिए आराम कर लीजिए, सुबह निकलना भी है। दीप ने कहा, अच्छा चलो। अनिका दीप सोने के लिए बेड पर चले गए। अनिका ने दीप की बाजू पर अपना सर रखकर और दीप को पकड़कर सो गई। अगले दिन सुबह, जानवी उठ जा, तेरी अनिका दीदी चली जाएगी। जानवी की मां ने जानवी को जागते हुए कहा। जानवी ने घबराते हुए आंखें खोली और अपनी मां से बोली, क्या अनिका दी चली तो नहीं गई ना? मां, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं मां? जानवी की मां ने कहा, अरे अभी नहीं गई है वो, जल्दी से तैयार हो जा, हम सभी को अनिका की विदाई के लिए भी जाना है, तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जा। जानवी भागते हुए सीधा बाथरूम में गई और तैयार होकर सीधा नीचे हॉल में आ गई और आकर अपनी मां से बोली, चलो मां, मैं तैयार हूँ, अनिका दीदी के पास चलते हैं। जानवी की मां ने कहा, अरे सब्र कर, सभी लोग साथ में चलेंगे, बाकी लोग अभी तैयार हो रहे हैं और अभी वो भी तैयार हो रहे होंगे, तब तक तू नाश्ता कर ले। जानवी ने कहा, नहीं मन, मेरा मन नहीं है माँ, कब चलेंगे? मुझे अनिका दीदी को शादी के बाद देखना है कि वो कैसी लग रही होंगी, जरूर बहुत प्यारी लग रही होंगी, है ना माँ? जानवी की माँ ने कहा, बिल्कुल, अनिका तो है ही बहुत प्यारी। और सुन मेरी बात, शाम को हमें भी हरिद्वार के लिए निकलना है, अपना सारा सामान पैक कर लेना। जानवी ने उदास होते हुए कहा, तो क्या हम अनिका दीदी के रिसेप्शन पर नहीं जाएंगे? जानवी की माँ ने जानवी से कहा, रिसेप्शन अभी 2 दिन बाद है, हम वहीं से रिसेप्शन अटेंड कर लेंगे, ठीक है? सच में, थैंक यू माँ, जानवी ने अपनी माँ को खुशी से गले लगाकर कहा। जानवी की माँ ने कहा, अब जाओ, जाकर नाश्ता कर लो, सब साथ में निकलते हैं। तभी वहां अनिका की माँ भी आ गई और जानवी से बोली, उठ गई तू जानवी, जाकर एक बार सभी को देखना सब तैयार हैं कि नहीं, अनिका की विदाई के लिए भी जाना है, उनके वहां से फोन भी आ रहा है, वो लोग भी बस निकलने ही वाले हैं। जानवी ने कहा, हाँ आंटी, मैं जाकर अभी देखती हूँ और सभी को तैयार करके हॉल में इकट्ठा करती हूँ। ऐसा कहकर जानवी वहां से चली गई। अनिका की माँ ने जानवी की माँ से कहा, भाभी जी, एक बार आप देख लीजिए ना, कोई कमी तो नहीं है ना, कोई सामान रह तो नहीं गया? मैंने तो ठीक से सब तैयारी की है, बस अब कोई चीज की कमी ना रह जाए। जानवी की माँ ने अनिका की माँ से कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी सब कुछ देख लेती हूँ और आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सब आ गया है। आपकी संतुष्टि के लिए मैं एक बार फिर चेक कर लेती हूँ। वैसे आपने नाश्ता किया? अनिका की माँ ने कहा, मेरे गले से तो निवाला ही नहीं उतर रहा, आज मेरी बेटी विदा हो जाएगी, सोच सोच कर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। जानवी की माँ ने अनिका की माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए और उन्हें समझाते हुए कहा, भाभी जी, वो अपने घर ही तो जा रही है, देखना वो बहुत खुश रहेगी, आइए चलिए आप नाश्ता कीजिए। वहीं दीप के घर के सभी लोग मुंबई निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी दीप की माँ ने सोफे पर बैठे सिद्धार्थ और वंश से कहा, बेटा जाओ, गाड़ी में जल्दी सामान रखवाओ और हाँ, एक बार सब चेक कर लेना, कोई सामान रह ना जाए। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ आंटी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब सामान देख लूंगा। चलो वंश, गाड़ी में सामान रखवाते हैं। वंश और सिद्धार्थ गाड़ी में सामान रखवाने के लिए चले गए। तभी वहां वंश की दादी जाकर दीप की माँ से बोली, बेटा, अनिका के घर वालों को फोन करो कि जल्दी आए, हम निकलने ही वाले हैं। दीप की माँ ने कहा, जी मैंने अभी कॉल किया है, वो बस निकलने वाले हैं, बस अभी आते ही होंगे। सिद्धार्थ और वंश गाड़ी में सामान रखवा रहे थे। वंश ने ब्लैक कलर की शर्ट, ब्राउन कलर की पैंट पहनी हुई थी और आंखों में ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए थे। वंश नौकरों से सामान रखवा रहा था। तभी वहां अनिका की फैमिली भी आ जाती है, जिन्हें देखकर सिद्धार्थ और वंश ने अनिका की दादी और जानवी की दादी और बाकी सभी बड़ों के पैर छुए। जानवी की दादी ने वंश के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो बेटा, सब तैयारी हो गई जाने की? वंश ने जानवी की दादी से कहा, जी दादी, सारी तैयारी हो गई है, बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, आप सब अंदर आइए, सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। सभी लोग अंदर चले गए। वंश की दादी ने अनिका के घर वालों को आते हुए देखकर कहा, आइए आइए, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। दादी ने सभी लोगों को आवाज देते हुए कहा, अरे जल्दी आओ, अनिका के घर वाले आ गए हैं। सभी लोग बाहर आए। वंश की दादी ने जानवी के पास जाकर जानवी को प्यार करते हुए कहा, कैसी हो बेटा, अब जल्दी से तुम भी शादी करके मुंबई आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। बस अब अनिका और दीप की शादी हो गई, हम अब कुछ ही दिनों में तुम दोनों की शादी की डेट भी निकलवा देंगे। क्यों इमली, उद्धरण चिन्ह। जानवी की दादी ने कहा, बिल्कुल सही कहा तूने। वंश की दादी ने कहा, आइए आप सब बैठिए। अनिका के घर वालों के लिए नाश्ता लाया गया। सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी जानवी ने दीप की माँ से कहा, आंटी, अनिका दीदी कब आएंगी? दीप की माँ ने कहा, बस बेटा, आती ही होगी, तुम जाओ ना, अनिका के रूम में ही चली जाओ, अनिका वहीं पर तैयार हो रही है। जानवी अनिका की रूम में जाने लगी। तभी सामने से दीप आ गया और जानवी को देखकर बोला, और साली साहिबा, कैसी हैं आप? जानवी ने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए, मेरी दी ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया?
दीप ने मजाक करते हुए कहा, अरे कहाँ, आपकी दी तो वैसे भी बहुत भोली है, वो कहाँ मुझे परेशान करेगी। वैसे आप इतनी जल्दबाजी में भागती हुई जा किधर रही हैं? जानवी ने कहा, अनिका दीदी के रूम में। ओ तो जल्दी जाओ, अनिका तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। दीप ने जानवी से कहा, ओके कहकर जानवी अनिका के रूम की ओर चली गई। रूम में जाकर जानवी ने गेट नॉक किया। अंदर से अनिका ने कहा, आ जाइए। जैसे ही जानवी अंदर आई, अनिका उसे देखकर बहुत खुश हो गई और खुश होकर बोली, जानवी तू? जानवी अनिका के गले लगते हुए बोली, हाँ दी मैं कब से आपका नीचे वेट कर रही थी, तो आंटी जी ने कहा कि मैं आपके रूम में ही चली जाऊं तो मैं आ गई। अनिका ने जानवी को बिठाते हुए कहा, बहुत अच्छा किया, मैं भी तुझे कब से मिस कर रही थी। मैं सोच रही थी कि तुम सब कब आओगे, आजा बैठ जा। जानवी ने कहा, दी शादी के बाद तो आप और भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। थैंक यू जानवी, अनिका ने शर्माते हुए कहा। जानवी ने अनिका को छेड़ते हुए कहा, वैसे एक बात बताइए, कल रात सोई की नहीं? चुप कर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो तू सोच रही है। हमें आज निकलना भी था इसलिए हम सो गए थे, बहुत थके भी हुए थे। तू ये सब छोड़, बता सब नीचे आ गए ना? जानवी ने कहा, हाँ दी सब आ गए और सभी लोग आपका कब से वेट कर रहे हैं, चलिए अब। अनिका ने कहा, हाँ चल, मैं बस रेडी हूँ। अनिका और जानवी नीचे के लिए निकल गए। अनिका को देखकर अनिका के घर वाले खुश हो गए और अनिका की माँ अनिका के पास आकर उसके गले लगाते हुए बोली, कैसी हो बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो। अनिका ने अपनी माँ से कहा, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं माँ? मैं भी अच्छी हूँ, आजा सबके साथ बैठ जा, अनिका की माँ ने अनिका से कहा। अनिका के घर वाले और दीप के घर वाले सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे और हंसी मजाक चल रहा था। सिद्धार्थ ने मजाक करते हुए कहा, दीप का तो रूम से बाहर आने का मन ही नहीं था, वो तो मैं इसे जबरदस्ती बुलाकर लाया हूँ। दीप ने सिद्धार्थ से कहा, अच्छा तू कब लेने आया मुझे, मैं खुद ही आया हूँ। सिद्धार्थ ने दीप से कहा, क्यों, भाभी ने एक ही दिन में तुझे इतना परेशान कर दिया कि तू खुद ब खुद रूम से निकल आया? सभी लोग हंसने लगे। जानवी ने कहा, वैसे इस मस्ती को ना मैं बहुत मिस करूंगी, न जाने हम कब फिर से सब ऐसे ही बैठकर मस्ती कर सकेंगे। तभी दीप ने कहा, तुम्हारे और वंश की शादी पर हम सब फिर मिलेंगे और ऐसे ही मस्ती करेंगे, क्यों वंश? वंश और जानवी एक दूसरे को देखने लगे। जानवी ने अपनी आंखें नीचे झुका ली। दीप ने वंश की दादी से कहा, दादी अब इन दोनों की शादी की डेट निकलवाने में ज्यादा देरी मत करना और शादी की डेट भी जल्दी की रखना, ऐसा मुझे वंश कह रहा था। दीप ने मजाक करते हुए कहा। वंश ने दीप की तरफ देखते हुए कहा, अरे मैंने ये कब कहा तुझसे, दादी ये झूठ बोल रहा है। सभी हंसने लगे और वंश की दादी ने कहा, मैं तो यहाँ से जाते ही पंडित जी से बात कर लूंगी और इन दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवा लूंगी, क्यों इमली, सही कहा ना मैंने? इमली दादी ने कहा, हम तो आज ही हरिद्वार के लिए निकल जाएंगे, तू कहे तो मैं कल ही बात कर लूं पंडित जी से। वंश की दादी ने कहा, ये तो और भी अच्छा है, हरिद्वार के पंडित तो बहुत ही अच्छे होते हैं, तू ही पंडित से बात करके मुझे बता देना। तभी वंश की माँ ने कहा, वंश और जानवी जाने से पहले तुम्हें एक दूसरे से कुछ बात करनी है तो तुम कर सकते हो। जानवी ने कहा, नहीं आंटी, हमें कुछ बात नहीं करनी। तभी वंश ने खड़े होकर कहा, मुझे करनी है, मुझे जानवी से कुछ बात करनी है, मैं कर सकता हूँ? जानवी ने थोड़े शौकन चेहरे से वंश को देखा और मन में सोचने लगी कि आखिर वंश को उससे क्या बात करनी होगी। तभी जानवी के बाबा ने कहा, हाँ बेटा जरूर, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, तुम जानवी से बात कर सकते हो। तभी वंश के डैड ने वंश से कहा, वंश अब तुम्हें जानवी से क्या बात करनी है, सब बातें तो पहले हो ही चुकी हैं। जानवी के बाबा ने वंश के डैड से कहा, कोई बात नहीं भाई साहब, अगर वंश जानवी से कुछ बात करना चाहता है तो करने दीजिए, आखिर आगे चलकर इन दोनों को ही तो एक दूसरे के साथ रहना है, जो भी सवाल है वो अभी ही क्लियर हो जाए तो अच्छा है। वंश की माँ ने कहा, जाओ वंश, जानवी को अपने साथ टेरेस पर ले जाओ और तुम दोनों वहीं बात कर लो। तभी वंश के डैड ने वंश से कहा, वंश अब तुम्हें जानवी से क्या बात करनी है, सब बातें तो पहले हो ही चुकी हैं। जानवी के बाबा ने वंश के डैड से कहा, कोई बात नहीं भाई साहब, अगर वंश जानवी से कुछ बात करना चाहता है तो करने दीजिए, आखिर आगे चलकर इन दोनों को ही तो एक दूसरे के साथ रहना है, जो भी सवाल है वो अभी ही क्लियर हो जाए तो अच्छा है। वंश की माँ ने कहा, जाओ वंश, जानवी को अपने साथ टेरेस पर ले जाओ और तुम दोनों वहीं बात कर लो। अब आगे वंश ने जानवी के पास आकर कहा, चलें। जानवी ने कुछ सोचते हुए वंश की तरफ नजर उठाकर देखा और सिर्फ हम में जवाब दिया और खड़े होकर वंश के साथ चली गई। टेरेस पर पहुंचकर जानवी ने वंश से कहा, अब तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, सारी बातें तो हम लंच पर कर चुके हैं। वंश ने पीछे मुड़ते हुए जानवी से कहा, जानता हूँ, पर मेरे मन में कुछ सवाल हैं जो मैं तुमसे क्लियर करना चाहता हूँ और तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ। जानवी ने कहा, सवाल, कैसे सवाल, और तुम मुझसे क्या वादा लेना चाहते हो? वंश ने जानवी की तरफ देखते हुए कहा, सवाल ये है कि क्या तुम पूरी जिंदगी इस नाम की शादी के साथ बिता पाओगी? जानवी ने अपनी नजर झुकाते हुए कहा, नहीं जानती मैं, लेकिन इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मुझे इस नाम की शादी के साथ पूरी जिंदगी रहना ही होगा। वंश ने कुछ देर शांत होने के बाद कहा, मैं तुमसे वादा करना चाहता हूँ। कैसा वादा? जानवी ने वंश से पूछा। शादी के बाद जब भी तुम इस शादी से छुटकारा पाना चाहोगी उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी जीने से कभी नहीं रोकूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे, वंश ने जानवी से कहा। वंश की बात सुनकर जानवी ने एकदम से वंश की आंखों में देखा। उस वक्त जानवी की आंखों में आंसू भी थे। वंश की आंखों में देखकर जानवी ने कहा, और तुम क्या वादा लेना चाहते हो मुझसे? वंश ने अपना मुंह मोड़ते हुए कहा, मैं तुमसे ये वादा लेना चाहता हूँ कि तुम कभी भी मुझसे पत्नी होने का अधिकार नहीं मांगोगी, करो मुझसे वादा। जानवी ने कहा, वादा? मैं तुमसे कभी भी अपनी पत्नी होने का अधिकार नहीं मांगूंगी, मैं तुमसे एक और वादा लेना चाहती हूँ।
क्या? वंश ने जाह्नवी की आंखों में देखकर कहा। जाह्नवी ने कहा, वादा करो मुझसे कि जो हर पति अपनी पत्नी से चाहता है वो तुम मुझसे कभी नहीं चाहोगे और तुम मुझसे पत्नी होने का फर्ज कभी नहीं मांगोगे। वादा करता हूं तुमसे, वंश ने कहा। तभी वहां दीप जाह्नवी और वंश को बुलाने आ गया। दीप ने आकर वंश से कहा, वंश, नीचे सब बुला रहे हैं, देर हो रही है, चलें? वंश ने कुछ ना कहकर जाह्नवी को देखकर वहां से चला गया। जाह्नवी वंश को जाते हुए ही देख रही थी, तभी दीप ने कहा, जाह्नवी, तुम भी चलो। जाह्नवी ने दीप से कहा, आप चलिए, मैं आई जीजू। दीप वहां से चला गया। जाह्नवी वहीं खड़े वंश के बारे में सोच रही थी। कहीं ना कहीं वंश के जाने का दुख जाह्नवी के मन में था और वंश के भी मन में जाह्नवी से दूर जाने का डर था। अनिका और दीप की फैमिली सबसे पहले अनिका के घर गई क्योंकि अनिका की विदाई उसके घर से ही होने वाली थी। वहां से विदाई शुरू हुई। अनिका अपने हाथ में ज्वार लिए थी। अनिका की माँ पीछे झोली फैलाकर चल रही थी। अनिका पीछे ज्वार फेंकते फेंकते रो रही थी और अनिका की माँ भी रो रही थी। सभी लोग बहुत इमोशनल थे। अनिका के घर वाले अनिका से मिल रहे थे। अनिका की माँ ने दीप की माँ से कहा, भाभी जी, मेरी बेटी से अगर कोई भी गलती हो जाए तो उसे अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा। दीप की माँ ने अनिका की माँ से कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब अनिका हमारी बेटी है, वो हमारे घर में बेटी बनकर रहेगी। आप उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए और निश्चिंत हो जाए। हम अनिका को बहुत खुश रखेंगे और हाँ, आप सबको रिसेप्शन पर जरूर आना है। हम सब आपका इंतजार करेंगे। आप आएंगे तो अनिका को भी अच्छा लगेगा। तभी दीप की माँ ने जाह्नवी की माँ से कहा, और भाभी जी, आपको भी आना है। अगर आप नहीं आए ना तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। देख लीजिएगा, हम भी जाह्नवी की शादी में नहीं आएंगे फिर। और हाँ, जाह्नवी को जरूर लेकर आएगा। इसी बहाने वंश और जाह्नवी भी मिल लेंगे। क्यों वंश? वंश ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें नीचे कर ली। जाह्नवी की माँ ने दीप की माँ से कहा, हम जरूर आएंगे और जाह्नवी भी आएगी। तभी दीप ने कहा, चलिए माँ, देर हो रही है। तभी सिद्धार्थ ने दीप से कहा, देखिए तो कितनी जल्दी हो रही है इसे अनिका को ले जाने की। सभी लोग हंसने लगे। सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। वंश और जाह्नवी एक दूसरे को ही देख रहे थे। एक दूसरे से दूर जाने की तकलीफ कहीं ना कहीं उनके मन में थी। बस वो ये एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे थे। वंश ने गाड़ी मोड़ दी और शीशे में से जाह्नवी को ही देख रहा था। जाह्नवी भी शीशे से वंश को देख रही थी। वंश ने गाड़ी चालू करी और वहां से निकल गया। जाती हुई गाड़ी को जाह्नवी तब तक देखते रही जब तक कि गाड़ी दिखना बंद नहीं हो गई। सबके चले जाने के बाद अनिका की माँ रो रही थी। जाह्नवी की माँ ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, भाभी जी, शांत हो जाए। अभी आप 2 दिन बाद अनिका से मिलने ही वाली हैं। जी भर की बातें कर लेना उससे। आइए अंदर चलिए। वही अनिका के पिता भी रो रहे थे। जाह्नवी के पिता ने उन्हें भी शांत करते हुए कहा, भाई साहब, आप ही रोएंगे तो भाभी जी को कौन संभालेगा। चलिए अंदर, थोड़ा आराम कर लीजिए, आइए। सभी लोग घर में जा चुके थे। बैठक में बैठे हुए बातें कर रहे थे। अनिका की माँ ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा, अनिका के बिना ये घर कितना सुना लग रहा है। न जाने उसके बिना हम कैसे रहेंगे। और आज आप भी चले जाएंगे तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। आप अभी कुछ दिन और रुक जाए ना। आप हमारे साथ ही मुंबई चल चलिएगा। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की माँ ने अनिका की माँ से कहा, भाभी जी, हम जरूर रुक जाते लेकिन इनका काम भी है। रिसेप्शन पर भी जाह्नवी, मैं और जाह्नवी की दादी ही जाएंगे। इनको अब छुट्टी नहीं मिलेंगी। आप आइएगा ना हरिद्वार। भाई साहब, भाभी जी को लेकर जरूर आइएगा हरिद्वार। उद्धरण चिन्ह। अनिका के पिता ने कहा, भाभी जी, अब तो जाह्नवी की शादी पर ही आना होगा। शादी के चक्कर में मेरा काम भी बहुत पेंडिंग पड़ा है, अभी उसको पूरा करेंगे तभी तो जाह्नवी की शादी में आप आएंगे। तभी जाह्नवी हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए आई और सबको चाय देकर बोली, चलिए गर्मा गर्म चाय पीजिए, बहुत रोना हो गया। अब मीठी मीठी चाय पीजिए और प्यारी सी स्माइल कीजिए। वाह, मैंने तो शायरी कर दी। जाह्नवी सभी को हंसाने की कोशिश कर रही थी। जाह्नवी की बातों से सबके फेस पर स्माइल भी आ गई थी। अनिका की माँ ने कहा, जाह्नवी से इस घर में रौनक है। आप जाह्नवी को ले जाएंगे तो हमारा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। आप जाह्नवी को यहीं छोड़ जाए। जाह्नवी की शादी करने फिर आ जाना इधर। जाह्नवी की माँ ने अनिका की माँ से कहा, भाभी जी, इसके बिना हमारा दिल बिल्कुल भी नहीं लगेगा वहाँ। और इसके बाबा उसको लिए बिना यहाँ से हिलेंगे तक नहीं। जब तक इसकी मीठी मीठी बातें ना सुन लेना तब तक इसके बाबा को नींद नहीं आती। जाह्नवी है ही इतनी प्यारी, ये जहाँ जाती है अपना प्यार फैला देती है, सबको अपनी आदत लगा देती है। वंश बहुत नसीब वाला है जो उसको जाह्नवी मिली। वंश का नाम सुनकर जाह्नवी की आंखें नीचे झुक गई। वहीं वंश गाड़ी चलाते चलाते जाह्नवी के ही बारे में सोच रहा था। जाह्नवी का चेहरा बार बार वंश की आंखों के सामने आ रहा था। जाह्नवी का हंसना, जाह्नवी का शरारत करना बार बार वंश की आंखों के सामने आ रहा था, जिसकी वजह से वंश के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। सभी लोग घर पहुंच गए। वंश की फैमिली पहले दीप के घर गई जहां पर अनिका का गृह प्रवेश हो रहा था। दीप और अनिका घर की चौखट पर खड़े थे। दीप की माँ ने आरती की थाल हाथ में ले रखा था और जमीन पर आलता से भरा हुआ थाल रखा था जिसमें अनिका अपने पैर डुबोकर घर में आने वाली थी। दीप की माँ ने अनिका और दीप की आरती उतारी और उन दोनों को टीका लगाकर अंदर आने के लिए कहा। अनिका ने सबसे पहले चावल से भरा लोटा अपने पैर से नीचे गिराया। उसके बाद आलते की थाल में अपने पैरों को रखकर पैरों की छाप छोड़ते हुए अंदर आ गई। अनिका और दीप को सबसे पहले मंदिर में माथा टिकाने के लिए ले जाया गया। उसके बाद अनिका और दीप की रस्में शुरू हुई, जिसमें अनिका और दीप को दूध से भरे बर्तन में से अंगूठी ढूंढ कर निकालनी थी। जिसे भी वो अंगूठी मिलेगी उसी की चलेगी, ऐसा सभी औरतों का कहना था। दीप और अनिका अंगूठी ढूंढने में लग गए। तभी दीप ने अनिका का हाथ पकड़ लिया। अनिका दीप को इशारे में हाथ छोड़ने के लिए कह रही थी, पर दीप ने अनिका को सताते हुए अनिका का हाथ और कसकर पकड़ लिया। जैसे तैसे अनिका ने अपना हाथ छुड़ाया और दोनों अंगूठी ढूंढने में फिर लग गए। अंगूठी अनिका के हाथ लगी। अनिका ने अंगूठी बाहर निकाली तो सभी तालियां बजाते हुए बोले, अब तो अनिका की चलेगी।
तभी वंश की दादी ने कहा, अरे रुको रुको, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो यही 2 बार और होगा, जिसका तीसरी बार में निकलेगा या जिसका सबसे ज्यादा बार होगा वही इस खेल का विजेता होगा, चलो 2 बार और करो अभी। दूसरी बार दीप ने अंगूठी निकाली और जब तीसरी बार किया गया तो अंगूठी अनिका के हाथ लगी। वंश की मां ने अनिका से कहा, क्या बात है बेटा, अब तो तुम्हारी ही चलेगी, तुम्हारे इशारों पर नाचेगा दीप। सभी लोग हंसने लगे। बाकी और सभी रस्में पूरी होने के बाद सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे, तभी वंश के मां ने दीप की मां से कहा, चलिए भाभी जी, अभी हम घर जाते हैं, हम शाम को फिर आ जाएंगे, अभी आप सब भी थोड़ा आराम कीजिए। दीप की मां ने कहा, ठीक है भाभी जी, शाम को जरूर आ जाना और खाना भी आपको यही खाना है। वंश की फैमिली भी अब घर के लिए निकल चुकी थी, वहीं जानवी और उसकी फैमिली भी अब हरिद्वार के लिए निकल रही थी। शाम 4 बजे की उनकी ट्रेन थी। जानवी की मां ने अनिका की मां से कहा, चलिए भाभी जी चलते हैं, अनिका की शादी में आकर बहुत अच्छा लगा, अब आपको जानवी की शादी में 15 दिन पहले आना होगा, मैं अकेले तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। अनिका की मां ने कहा, जरूर आएंगे, जानवी हमारी ही तो बेटी है, भला अपनी बेटी की शादी में क्यों नहीं आएंगे, और अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएंगे, आते रहिएगा भाभी, आप आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अनिका की दादी ने जानवी की दादी से कहा, इमली अपना ख्याल रखना और जाकर जल्दी से जानवी की शादी का मुहूर्त निकलवा देना ताकि हम जल्दी से हरिद्वार आ सके, और हाँ फोन करती रहना, वैसे तो हम अनिका के रिसेप्शन पर मिलने ही वाले हैं। जानवी की दादी ने कहा, हाँ 2 दिन बाद तो हम मिलने ही वाले हैं, पर फिर भी तेरी बहुत याद आएगी, तू भी अपना ख्याल रखना और जाकर जल्दी तुझे खुशखबरी सुनाती हूँ, जानवी और वंश की शादी के मुहूर्त की। जानवी अनिका की फैमिली से मिली और अब वो लोग रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। ट्रेन में बैठकर जानवी की फैमिली अब अपने घर को रवाना हो गई। अपने घर का दरवाजा खोलते हुए जानवी ने बोला, कितने दिनों बाद घर को देखा है, कितना अच्छा लग रहा है ना घर आकर। अनिका के बाबा ने कहा, हाँ भाई, अपना घर तो अपना घर ही होता है, चाहे जितना मर्जी आराम कर लो, असली आराम तो अपने घर में ही मिलता है। तभी जानवी की दादी ने कहा, बस अब तो 1 कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना, जो मजा दे। जानवी की मां ने जानवी की दादी से कहा, मां जी मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। तभी जानवी ने खड़े होकर अपनी मां को रोकते हुए कहा, रुकिए मां, आप बैठिए, मैं बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर जानवी रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। तभी जानवी की दादी ने जानवी के बाबा से कहा, सुरेश बेटा, कल ही पंडित जी को बुला लेना, शादी का मुहूर्त निकलवाना है। वंश के घर वालों ने कहा है कि शादी का मुहूर्त हरिद्वार के पंडित से ही निकलवाएं, तो तुम कल पंडित जी को बुला लेना, हम शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। जानवी के पिता ने कहा, जी माँ, मैं कल ही पंडित जी को बुला लेता हूँ और एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। जानवी की मां ने उदास होते हुए कहा, मैंने तो जब से भाभी जी को अनिका की विदाई पर रोते हुए देखा है ना, तब से मैं तो डरी हुई हूँ, ना जाने मैं अपनी जानवी को कैसे विदा करूंगी, इसके बिना तो घर की रौनक ही चली जाएगी। जानवी की दादी ने जानवी की मां से कहा, क्या ही कर सकते हैं, बेटा तो होती पराया धन है, एक ना एक दिन तो जानवी को शादी करके जाना ही है, हम तो सिर्फ इन्हें कुछ समय के लिए पालते हैं, इनका असली घर तो इनका ससुराल ही है। उद्धरण चिन्ह। तभी जानवी वहां से चाय की ट्रे लेकर आई और सबको चाय दी और बोली, लीजिए दादी, चाय पीजिए। दादी ने जानवी को अपने पास बिठाते हुए कहा, इधर आ, इधर बैठ, तेरे जाने के बाद हमें इतनी अच्छी चाय बनाकर कौन पिलाएगा। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने कहा, माँ बनाकर पिलाएंगी, आखिर मैंने चाय बनाना माँ से ही तो सीखा है ना माँ, और वैसे भी आप ही सब मेरे पीछे पड़े थे ना मेरी शादी करने के लिए, अब भुगतो, जब मेरी चाय को मिस करोगे ना तब याद आएगी मेरी, और फिर पछताओगे कि हमने क्यों करी जानवी की शादी, उसको अपने पास ही रखना था ना, फिर देखना जब बुलाओगे ना मैं तब भी नहीं आऊंगी। जानवी के पिता ने कहा, अगर हमारा बस चलता ना तो हम तो तुझे कहीं जाने ही नहीं देते, पूरी जिंदगी अपने पास ही रखते, पर यही जिंदगी का दस्तूर है, क्या ही कर सकते हैं। तभी जानवी की मां ने कहा, जानवी अब जाओ और जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं खाना तैयार करती हूँ, फिर खाना खाकर सब आराम से सो जाना। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने अपनी माँ से कहा, माँ पहले आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, आप भी तो थक गई होंगी ना, या फिर चलिए मैं भी आपके संग किचन में हेल्प करवाती हूँ, जल्दी से खाना बनाकर जल्दी से खाकर फिर आराम से सो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जानवी की मां ने कहा, नहीं बेटा तुम आराम करो, मैं बना लूंगी, 5 मिनट लगेंगे मुझे खाना बनाने में। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने कहा, नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, चलिए। उद्धरण चिन्ह। जानवी की मां ने कहा, अच्छा बाबा चलो, बहुत जिद्दी हो तुम। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने मजाक करते हुए कहा, हूँ तो अपनी दादी की पोती ही ना, तो जिद्दी तो होंगी ही। उद्धरण चिन्ह। जानवी की दादी ने हैरान होते हुए कहा, क्या बोला तूने अभी, रुक अभी बताती हूँ तुझे। उद्धरण चिन्ह। जानवी हंसते हुए और दादी को चिढ़ाते हुए वहां से भाग गई। फिर जानवी की दादी और जानवी की माँ और जानवी के बाबा ये तीनों हंसने लगे और जानवी के बाबा ने कहा, बहुत शैतान है हमारी जानवी। जानवी की माँ ने कहा, अच्छा बाबा चलो, बहुत जिद्दी हो तुम। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने मजाक करते हुए कहा, हूँ तो अपनी दादी की पोती ही ना, तो जिद्दी तो होंगी ही। उद्धरण चिन्ह। जानवी की दादी ने हैरान होते हुए कहा, क्या बोला तूने अभी, रुक अभी बताती हूँ तुझे। उद्धरण चिन्ह। जानवी हंसते हुए और दादी को चिढ़ाते हुए वहां से भाग गई। फिर जानवी की दादी और जानवी की माँ और जानवी के बाबा ये तीनों हंसने लगे और जानवी के बाबा ने कहा, बहुत शैतान है हमारी जानवी। अब आगे वही वंश की फैमिली अपने घर पहुंच चुकी थी। वंश अपनी फैमिली को घर के बाहर छोड़कर अपनी माँ से बोला, माँ आप सब चलिए मैं अभी आता हूँ, मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। वंश की माँ ने कहा, पर बेटा तुम थके हुए हो, आओ पहले थोड़ा आराम कर लो फिर चले जाना ऑफिस।
नहीं माँ, मैं बस अभी जाकर आता हूँ। आप सब आराम करिए, आप शाम को तैयार रहना। मैं ऑफिस से आकर आप सबको सीधा वहीं ले जाऊंगा। अगर मुझे आने में लेट हो जाए तो आप सब चले जाइएगा। मैं सीधा वहीं पहुंच जाऊंगा, वंश ने कहा। तभी वंश के डैड ने कहा, वंश चलो मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस चलता हूँ। वंश ने अपने डैड से कहा, डैड आप थके हुए हैं, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। चलो ठीक है बेटा, अगर मेरा कुछ काम लगे तो मुझे कॉल कर देना। मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा, वंश के डैड ने कहा। ओके डैड। ऐसा कहकर वंश वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। वही जानवी अपनी माँ के साथ किचन में खाना बनाने में मदद कर रही थी। जानवी ने कहा, माँ वैसे वंश जीजू की फैमिली बहुत अच्छी है, अनिका दीदी वहां पर बहुत खुश रहेंगी, है ना माँ? जानवी की माँ ने कहा, हम वो लोग बहुत अच्छे हैं, अनिका को बहुत खुश रखेंगे और अनिका भी बहुत समझदार है, अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहेगी। जानवी तुझसे एक बात पूछूं? हम माँ पूछिए ना, जानवी ने काम करते करते अपनी माँ से कहा। तू वंश से शादी करने के लिए दिल से तैयार है ना? कहीं अपनी दादी की जिद के कारण तो नहीं कर रही है ना? जानवी की माँ ने जानवी की तरफ देखते हुए कहा। अपनी माँ की बात सुनकर जानवी के हाथ रुक गए और जानवी अपनी माँ से नजरें चुराते हुए बोली, हाँ माँ, मैं शादी के लिए दिल से तैयार हूँ। पहले मैं सिर्फ दादी की जिद के कारण ही शादी कर रही थी, पर मैं और वंश ने सोचा है कि हम दोनों ही दूसरे को एक मौका देंगे। जानवी की माँ जानवी के पास आकर और उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, तुम दोनों ने बहुत सही सोचा है बेटा, देखना शादी के बाद तुम दोनों बहुत खुश रहोगे और वंश तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वंश बहुत ही अच्छा लड़का है, इतने दिनों में मैंने वंश को अच्छे से जान गई हूँ, वो तुम्हारा साथ हमेशा देगा। अपनी माँ की बात सुनकर जानवी ने अपने मन में सोचा, माँ वंश है तो बहुत अच्छा लड़का, पर मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि यह शादी में अपने दिल से बिल्कुल भी नहीं कर रही। मैंने आपसे झूठ बोला माँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। जानवी की माँ ने कहा, चल अब जल्दी से खाना तैयार करते हैं, आज सभी को जल्दी भूख लगाएगी। जानवी और उसकी माँ ने जल्दी से खाना तैयार किया और डाइनिंग टेबल पर सभी लोग खाना खाने बैठ गए। खाना खाते वक्त सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी जानवी के बाबा ने जानवी की दादी से कहा, माँ मैंने अभी पंडित जी को फोन किया था और उनसे बोल दिया है कि वो कल यहाँ आ जाए और अच्छा सा मुहूर्त निकाल दें, वह कल आ जाएंगे। जानवी की दादी ने जानवी के बाबा से कहा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, कल ही एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर वंश की फैमिली को बता दूंगी और बाकी सब डिसाइड कर लेंगे मिलकर। मैं तो कहती हूँ 2 दिन बाद तो हम जा ही रहे हैं मुंबई, वही सब बैठकर सब बातें कर लेंगे, हो सके तो तुम भी चलो हमारे साथ। जानवी के बाबा ने कहा, माँ मैं पूरी कोशिश करूंगा चलने की, पर अभी जब कल ऑफिस जाऊंगा तभी ही बता पाऊंगा कि जा सकता हूँ या नहीं। चलो ठीक है बेटा, तुम पता करके बता देना, दादी ने जानवी के बाबा से कहा। वही वंश जैसी ऑफिस में एंटर हुआ, ऑफिस के सभी कलीग खड़े हो गुड इवनिंग सर कहने लगे। तभी वंश का मैनेजर वंश के पास आकर बोला, सर आपको इतने दिनों बाद ऑफिस में देखकर बहुत अच्छा लगा। वंश ने एक स्माइल के साथ मैनेजर से कहा, थैंक यू, मेरे केबिन में जल्दी से मिस्टर खन्ना की फाइल लेकर आओ। ऐसा कहकर युवान सीधा अपने केबिन में चला गया। मैनेजर ने कहा, ओके सर मैं अभी लाता हूँ। मैनेजर फाइल लेकर वंश के केबिन के बाहर नोक करते हुए बोला, मैं आई कमिंग सर। कमिंग, वंश ने कहा। मैनेजर ने वंश को फाइल दी। वंश कुछ देर तक फाइलों के पन्ने पलटते हुए फाइल को देखने लगा और मैनेजर को देखकर बोला, अभी तक मिस्टर खन्ना का पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है, कब तक होगा? जाने से पहले मैं तुमसे कहकर भी गया था कि मेरे आने तक तुम्हें ये पेमेंट क्लियर करवा देना, तभी तक क्यों नहीं हुआ है? एक्चुअली सर, मिस्टर खन्ना का पेमेंट भी कहीं से रुका हुआ है, इस वजह से हमारा पेमेंट क्लियर नहीं कर पा रहे थे, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आज फिर मिस्टर खन्ना को कॉल करके याद दिलाता हूँ, मैनेजर ने कहा। वंश ने कहा, हम और अभी काम काफी पेंडिंग है और अभी दीप ऑफिस नहीं आ पाएगा, इसलिए तुम सभी कलीग को जाकर कह दो कि वर्कलोड ज्यादा होगा और हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी हो जाए। मैनेजर ने कहा, ओके सर मैं कह दूंगा। सर आपको एक बोलनी थी। वंश ने फाइल में देखते हुए बोला, हम बोलो। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, दीप सर ने बताया कि आपका रोका हो गया है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। वैसे ऑफिस में मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है, वरना सभी आपको इस चीज की बधाइयां देते। वंश ने मैनेजर को हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, थैंक यू, अब आप जाए और जल्दी से मिस्टर खन्ना से बात कीजिए। मैनेजर ओके कहता हुआ वहां से चला गया। मैनेजर की बात सुनकर वंश के दिमाग में फिर से जानवी के ख्याल ही आने लगे और वह जानवी के बारे में सोचने लगा, जूते छुपाई पर हुए मोमेंट को याद करने लगा। जब वंश जानवी के ख्यालों में खोया हुआ था, तभी अचानक से वंश के फोन की घंटी बजती है, जिस पर वंश की माँ का कॉल था। वंश ने कॉल रिसीव किया और हेलो कहते हुए बोलिए माँ। वंश की माँ ने कहा, बेटा तुम घर कब आओगे? आकर थोड़ा आराम कर लो, फिर रात को दीप के घर भी जाना है। जब से आए हो तुमने 1 मिनट भी आराम नहीं किया है, ऑफिस का काम कल देख लेना। वंश ने अपनी माँ से कहा, माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे इतनी थकावट हुई नहीं है, मैं रात को आराम कर लूंगा। और माँ आप सब रेडी होकर दीप के घर चले जाना, मैं सीधा वहीं पहुंच जाऊंगा। पहले मैं घर आऊंगा, फ्रेशन अप होकर फिर दीप के घर आ जाऊंगा। वंश की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, रखती हूँ। ओके माँ कहकर वंश ने फोन काट दिया। वही काम करते करते वंश को अब 8 बज चुके थे। वंश ने जब अचानक से घड़ी में देखा तो वह बोला, ओह नो, पता ही नहीं चला कि 8 बजे कब बज गए, अब मैं निकलता हूँ वरना माँ गुस्सा करेगी। ऐसा कहकर वंश वहां से अपना कोट उठाकर और अपना फोन लेकर और गाड़ी की चाबी लेकर वहां से चल दिया। अपने केबिन से बाहर निकलकर मैनेजर से बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, तुम सब भी थोड़ी देर काम करके अपने घर चले जाना, बाकी का काम कल देख लेंगे। और हाँ, तुम्हारी मिस्टर खन्ना से बात हुई? मैनेजर ने कहा, यस सर मेरी बात हो गई है, वो कल पूरा पेमेंट क्लियर कर देंगे।
ओके, कल पेमेंट आते ही मुझे इन्फॉर्म करना। ऐसा कहकर वंश वहां से चला गया और गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर निकल गया। घर पर सभी लोग दीप के घर जा चुके थे। जैसे ही वंश घर पहुंचा, सर्वेंट ने आकर वंश से कहा, सर सभी लोग दीप सर के घर जा चुके हैं। वंश ने कहा, जानता हूँ सर, आप कुछ लेंगे? सर्वेंट ने वंश से पूछा। वंश ने सर्वेंट से कहा, नहीं, मैं अभी फ्रेशन अप होकर दीप के घर ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वंश सीधा अपने रूम में चला गया। रूम में जाकर वंश अपने बाथरूम में गया, शावर ऑन करके आंख बंद करके शावर के नीचे खड़ा हो गया और जानवी के बारे में सोचने लगा। शावर लेकर वंश बाथरूम से बाहर आया और कपड़े पहनने लगा। तभी दीप का कॉल वंश के कॉल फोन पर आया। वंश ने अपना कॉल उठाया तो दीप ने वंश से कहा, तू कब आ रहा है? मैं कब से तेरा वेट कर रहा हूँ। वंश ने दीप से कहा, बस मैं तैयार हो रहा हूँ, थोड़ी देर में तेरे घर पहुंचता हूँ। दीप ने ओके कहकर फोन रख दिया। वंश तैयार हुआ और दीप के घर के लिए निकल गया। वंश दीप के घर पहुंचा तो सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। वंश को देखकर सिद्धार्थ ने कहा, वंश आ गए तुम, हम सब कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। वो ऑफिस में कुछ काम था तो मैं वही चला गया था, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। वैसे दीप नजर नहीं आ रहा, कहाँ है दीप? वंश ने कहा। सिद्धार्थ ने मजाक करते हुए कहा, वो अब हमारे साथ क्यों बैठेगा, वो तो अनिका भाभी के साथ रूम में है। तभी दीप और अनिका वहां से आ गए और दीप ने आकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है, अनिका कुछ सामान जमा रही थी अलमारी में, मैं बस उसकी मदद कर रहा था। ये सिद्धार्थ तो कुछ भी बोलता है। तभी सिद्धार्थ ने कहा, हम कैसे माने कि तू भाभी की मदद कर रहा था। तू अब रहने ही दे, जब तेरी शादी होगी ना तो तुझसे चुन चुन के बदले लूंगा, समझा। सिद्धार्थ और दीप की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे। तभी सिद्धार्थ ने वंश से कहा, तुम बताओ तुम्हारी बात हुई जानवी भाभी से? जानवी का नाम सुनकर वंश ने अपनी नजरें झुकाकर बोला, नहीं। क्यों, तुझे जानवी की याद नहीं आ रही क्या? आ भी रही होगी तो तू कौन सा हमें बताएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने दीप? सिद्धार्थ ने कहा। तभी दीप ने कहा, कह तो सही रहा है तू, आज पूरे दिन इसने जानवी के बारे में ही सोचा होगा, बस मानने से इनकार करता है। वंश ने कहा, हो गया तुम दोनों का, जब देखो शुरू हो जाते हो। सिद्धार्थ और दीप हंसने लगे। तभी वंश की माँ वहां आकर बोली, बस करो, कितना परेशान करोगे मेरे बेटे को। तू बता वंश, कुछ खाएगा? नहीं माँ, अभी मन नहीं है। माँ, डैड नहीं दिख रहे, कहा है? वंश ने अपनी माँ से कहा। वंश की माँ ने वंश से कहा, बेटा तुम्हारे डैड और दीप के डैड और दीप के मामा जी और बाकी सभी जेंट्स टेरेस पर बैठे हैं और अपनी अलग पार्टी कर रहे हैं। वंश ने कहा, ओह, और आप डैड को करने दे रही है अलग पार्टी? तुम्हारे डैड सुनते हैं मेरी, इसलिए मैं कुछ कहती भी नहीं। वंश की माँ ने वंश से कहा। दीप के घर अभी सारे मेहमान यही थे क्योंकि 2 दिन बाद रिसेप्शन होने वाला था। कुछ देर बाद सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया। आज अनिका और दीप की फर्स्ट नाइट भी थी। तभी दीप और अनिका का रूम बहुत सुंदर सजाया गया था। पूरे रूम में फ्लावर लगवाए गए थे। अनिका और दीप के बेड पर गुलाब के फूलों से हॉट बनाया गया था और व्हाइट टॉवल से हंस और हंसिनी के जोड़े बनाए गए थे। रूम देखने में काफी सुंदर लग रहा था। सभी लोगों का खाना होने के बाद दीप की माँ ने अनिका को साइड में बुलाकर कहा, बेटा तुम जाओ रूम में, दीप अभी आता ही होगा। तभी वंश की माँ ने अनिका से कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हें रूम तक छोड़कर आती हूँ। दीप की माँ अनिका को रूम में ले गई। अनिका रूम को देखकर स्माइल करके मन में कहने लगी, कितना प्यारा रूम सजाया है। वंश की माँ ने अनिका से कहा, जाओ बेटा, अंदर जाकर बैठ जाओ, मैं अब चलती हूँ। ऐसा कहकर वंश की माँ वहां से चली गई। अनिका रूम में बैठकर दीप का इंतजार करने लगी। वही सिद्धार्थ दीप को छेड़ते हुए बोला, जा भाई, अनिका भाभी तेरा वेट कर रही होंगी और वैसे भी तू उतावला बैठा होगा अनिका भाभी के पास जाने के लिए। जा जा, हम तुझे नहीं रोकेंगे, आखिर आज तेरी फर्स्ट नाइट जो है। दीप स्माइल करते हुए और शर्माते हुए वहां से अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी वंश ने दीप को छेड़ते हुए कहा, अच्छा सुन, ऑल द बेस्ट। सिद्धार्थ और वंश जोर से हंसने लगे। दीप ने उन दोनों से कहा, हंस लो जितना हंसना है, जब तुम्हारा टाइम आएगा ना तो मैं भी ऐसे ही मजे लूंगा। चलता हूँ, अनिका मेरा वेट कर रही होगी। सिद्धार्थ और वंश ने दीप की बात सुनकर दोनों ने एक साथ कहा, ओह, इंतजार कर रही होगी, क्या बात है। दीप हंसते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। रूम में जाकर दीप ने देखा कि रूम बहुत सुंदर सजाया गया था और अनिका बेड पर बैठी दीप का इंतजार कर रही थी। दीप रूम में जाकर रूम का गेट लगाकर अनिका के करीब जाने लगा। अनिका भी दीप को देखकर खड़ी हो गई और अपनी नजरें झुकाए खड़ी रही और दीप से बोली, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम्हारा आने का मन नहीं था क्या? दीप ने कहा, इस दिन का तो मैं कब से वेट कर रहा था और तुम्हें लगता है कि मेरा आने का मन नहीं होगा। दीप ने अनिका को अपने पास खींचते हुए कहा, तुम्हारे पास आने के लिए तो मैं तड़पता हूँ, वो तो सिद्धार्थ और वंश मुझे आने ही नहीं दे रहे थे, मेरी टांग खिंचाई कर रहे थे, बस उसी में थोड़ा देर हो गई। वैसे तुम मेरा इंतजार कर क्यों रही थी? अनिका ने कहा, क्यों तुम नहीं जानते मैं तुम्हारा इंतजार क्यों कर रही थी? दीप ने मजाक करते हुए कहा, नहीं मैं नहीं जानता, बताओ ना। अनिका ने कहा, अच्छा, मैं तो तुम्हारा इंतजार इसलिए कर रही थी कि मुझे बहुत नींद आ रही थी, चलो चलकर सोते। दीप ने अनिका से कहा, क्या तुम सोने के लिए इंतजार कर रही थी? फर्स्ट नाइट पर कौन सोता है? ओह, तो तुम्हें पता है कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है। मैंने तो सोचा मेरे भोले पति को फर्स्ट नाइट के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, मेरा पति बहुत बोला है ना। अनिका ने दीप से मजे लेते हुए कहा। दीप ने अनिका से कहा, अरे वो तो मैं तुमसे मजाक कर रहा था। अनिका ने अपने हाथ बांधते कहा, हाँ पता है मुझे, ज्यादा टांग खिंचाई कर रहे थे ना, तो मैं कैसे तुम्हें छोड़ देती, आए बड़े मेरी टांग खिंचाई करने वाले। अनिका को हंसता हुआ देखकर दीप अनिका के और करीब आने लगा। अनिका भी अब दीप की आंखों में देखने लगी और जैसे जैसे दीप अनिका के करीब आ रहा था अनिका भी पीछे पीछे जा रही थी। दीप ने अनिका से कहा, अरे वो तो मैं तुमसे मजाक कर रहा था।
अनिका ने अपने हाथ बांधते कहा, हाँ पता है मुझे, ज्यादा टांग खिंचाई कर रहे थे ना, तो मैं कैसे तुम्हें छोड़ देती, आए बड़े मेरी टांग खिंचाई करने वाले। अनिका को हंसता हुआ देखकर दीप अनिका के और करीब आने लगा। अनिका भी अब दीप की आंखों में देखने लगी और जैसे जैसे दीप अनिका के करीब आ रहा था अनिका भी पीछे पीछे जा रही थी। अब आगे पीछे जाते जाते अनिका दीवार से टकरा गई। दीप ने अनिका के दोनों तरफ अपने हाथ रख लिए और धीरे धीरे अनिका के होठों के करीब जाने लगा। अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। दीप अनिका को किस करने ही वाला था। अनिका दीप को धक्का देकर वहां से भाग गई और हंसने लगी। दीप ने अपनी कमर पर हाथ रखकर अनिका से कहा, अच्छा ज्यादा मस्ती आ रही है, अभी रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें। ऐसा कहकर दीप अनिका के पीछे पीछे भागने लगा। रूम में भागते भागते दीप ने अनिका के हाथ को पकड़कर खींच लिया, जिससे दीप का बैलेंस भी बिगड़ गया। अनिका और दीप एक साथ दोनों बेड पर गिर गए। तभी दीप ने अनिका से कहा, अब बताओ, अब कहाँ जाओगी। दीप ने अनिका को बेड पर लेटाकर उसके दोनों तरफ हाथ रख दिए और बोला, ज्यादा चिढ़ा रही थी ना मुझे, अब यहाँ से जाकर दिखाओ। अनिका ने रोमांटिक होते हुए कहा, अब मैं कहीं जाना भी नहीं चाहती। वहीं अब वंश की फैमिली दीप के घर से निकलने लगी। वंश की मां ने दीप की मां से कहा, चलिए भाभी जी, अब हम चलते हैं, अब सीधा रिसेप्शन पर ही मिलेंगे, हमारे लिए और कोई काम हो तो जरूर बताइएगा, और हाँ, दीप और अनिका को हमारे घर जरूर लेकर आइएगा। रिसेप्शन के बाद हम अपने घर पर अनिका और दीप का और आपकी पूरी फैमिली का डिनर रखेंगे और आपको जरूर आना होगा। दीप की मां ने कहा, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, आप भी आते रहिएगा, आप आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, एक बड़ी बहन की तरह सब कुछ संभाल लेती हैं आप। दीप की शादी में अगर आप ना होती ना तो न जाने मैं क्या ही कर पाती। थैंक यू सो मच भाभी जी। अरे ये तो हमारा फर्ज था, वंश की शादी में आपको 15 दिन पहले हमारे घर ही आना होगा और वहीं रुकना होगा, मैं भी आपके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगी। वंश की मां ने दीप की मां से कहा। दीप की मां ने कहा, जरूर आऊंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वंश और वंश की फैमिली गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर निकल गए। वंश और वंश की फैमिली जैसे ही घर पहुंची तो वंश की दादी के फोन पर जानवी की दादी का कॉल आया। अभी वंश की फैमिली मेन एंट्रेंस के पास ही खड़ी थी। जानवी की दादी का कॉल देखकर वंश की दादी ने कहा, अरे ये तो इमली का कॉल आ रहा है। तभी वंश की मां ने कहा, पूछिए ना मां, क्या कह रही हैं? जानवी और वंश की शादी के बारे में ही कुछ बात करनी होगी। वंश की दादी ने कॉल उठाकर कहा, हेलो इमली, कैसी है, पहुंच गई हरिद्वार? इमली दादी ने कहा, हाँ मैं तो कब की पहुंच गई, हम तो खाना पीना खाकर आराम कर रहे हैं, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी, तू कहीं सो तो नहीं गई थी ना? वंश की दादी ने कहा, अरे अभी कहाँ, अभी तो हम जस्ट दीप के घर से आ रहे हैं, तू बता तू क्या कह रही थी? जानवी की दादी ने कहा, सुरेश ने कल पंडित जी को बुला लिया है मुहूर्त निकलवाने के लिए, कल मुहूर्त निकलते ही मैं तुझे कुछ डेट बता दूंगी, उनमें से तुझे जो भी चुननी हो तो चुन लेना, और हाँ जब हम रिसेप्शन पर आएंगे शादी की बाकी सारी बातें तभी ही कर लेंगे, सही रहेगा ना? वंश की दादी ने कहा, अरे बिल्कुल सही रहेगा, तूने बहुत अच्छा किया, तू कल कुछ अच्छी अच्छी तारीखें निकाल कर मुझे बता देना, फिर हम जैसे भी होगा आपस में डिसाइड कर लेंगे, और हाँ सुन, डेट जल्दी की ही निकलवाना, ज्यादा शादी में देर नहीं होनी चाहिए, अब हमसे सब्र नहीं होता, बस जल्दी से हमारी जानवी बहू हमारे घर आ जाए। जानवी की दादी ने कहा, तू चिंता मत कर, पर कुछ देर तो रुकना ही होगा ना, हमें भी तो तैयारी करने के लिए टाइम चाहिए। इमली तू चिंता मत कर, सारी तैयारियां हो जाएंगी, तो बस मुझे कल डेट निकाल कर बता देना, फिर हम सब मिलकर डिसाइड कर लेंगे, चल रखती हूँ, ख्याल रखना अपना। वंश की दादी ने कहा, चल ठीक है, तू भी अपना ख्याल रखना। इमली दादी ने वंश की दादी से कहा। ऐसा कहकर दोनों ने फोन काट दिया। वंश की दादी ने वंश के डैड और माँ से कहा, इमली ने कहा है कि वो कल पंडित जी को बुलाकर कुछ तारीखें निकलवा लेगी और हमें बता देगी, फिर हम सब मिलकर आपस में डिसाइड कर लेंगे कि उनमें से कौन सी तारीख हमें रखनी है, और जब वो रिसेप्शन पर आएंगे तो शादी की बाकी बातें भी कर लेंगे हम सब बैठकर, क्यों सही है ना? वंश के डैड ने वंश की दादी से कहा, बिल्कुल सही है माँ, 2 दिन बाद तो रिसेप्शन पर आने ही वाले हैं सभी, बातें तभी हो जाएंगी, पर क्या भाई साहब आएंगे? वो तो मना कर रहे थे आने से। दादी ने कहा, वो तो मैंने पूछा ही नहीं, सुरेश बेटे का आना तो बहुत जरूरी है, कल इमली जब मुझे फोन करेगी तब मैं पूछ लूंगी, चलो अब तुम सब जाकर सो जाओ, बहुत थके हुए हो। दादी के ऐसा कहने पर सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए। दादी भी अपने रूम में चली गई। वंश ने अपने रूम में जाकर अपने फोन को बेड पर फेंक कर बेड पर हाथ फैलाकर लेट गया और जानवी के बारे में सोचने लगा। कहीं ना कहीं वंश जानवी को बहुत मिस कर रहा था। वहीं जानवी भी सोते हुए वंश को याद कर रही थी, वंश के साथ हुए हर मोमेंट को याद कर रही थी। वो उसे याद करते हुए इधर उधर करवटें बदल रही थी। अगली सुबह गंगा नदी का घाट, जहां सूरज अभी अपनी लालिमा चारों ओर फैला रहा था और काफी लोग गंगा नदी में डुबकियां लगा रहे थे। वहीं जानवी गंगा किनारे बैठी गंगा मैया से बातें करते हुए बोली, गंगा मैया, मैंने तो आपको अपने घर वालों को समझाने के लिए कहा था कि वो मेरी शादी ना करें, आपने तो मेरा रोका तक करवा दिया। गंगा मैया, वंश में कुछ बुराई तो नहीं है, पर वंश और मेरी सोच कभी नहीं मिलती, जिस वजह से हम दोनों की बहुत लड़ाई होती है। बस इसीलिए मुझे उससे शादी नहीं करनी, और मेरा अभी शादी करने का बिल्कुल मन नहीं है। पर मैं क्या करूं? दादी की जिद के कारण मुझे शादी करनी पड़ रही है, पर मुझे इस बात की खुशी है, ये शादी सिर्फ नाम की शादी होगी। मैं वंश से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, और जिससे हम प्यार ही नहीं करते हैं उससे शादी कैसे कर सकते हैं? और शायद मैं वंश से कभी प्यार कर भी नहीं पाऊंगी, और ना ही वंश मुझसे कभी प्यार कर पाएगा। शायद हम दोनों ही दूसरे के लिए बने ही नहीं है, पर इस नाम की शादी को ना चाहते हुए भी मुझे निभाना ही पड़ेगा। खैर ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि इतने दिनों में आपने मुझे मिस किया कि नहीं? मैं तो आपके बहती लहरों को, इस हरिद्वार के मंदिरों में बज रही घंटियों की आवाजों को बहुत मिस किया। पता है, मैं तो जब से उदयपुर से वापस आए हूँ ना, सिर्फ यही सोची जा रही हूँ कि कब मैं आपके पास आऊं और आपसे खूब सारी बातें करूँ।
चलिए गंगा मैया, चलती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहकर जानवी अपने घर की तरफ चली गई और रास्ते में हलवाई काका ने जानवी से कहा, आ गई बिटिया तू, हम कब से तुझे याद कर रहे थे, तेरे बिना तो मेरी जलेबियों में स्वाद ही नहीं आ रहा था। ये वही हलवाई था जिसकी दुकान से जानवी हमेशा जलेबियां खाया करती थी। जानवी ने हलवाई काका से कहा, अरे काका, मैंने भी आपकी जलेबियां को ना बहुत मिस किया, पता है वहां पर चाहे कितने भी पकवान हों पर आपकी जलेबियों जैसा स्वाद मुझे वहां मिला ही नहीं। हलवाई ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो ये बता जलेबियां खाएगी। जानवी ने खुश होते हुए कहा, जलेबियां, काका आपको पता है ना मैं जलेबियों के लिए कभी ना नहीं करती, लाइए खिलाइए जलेबियां। हलवाई ने दोने में जानवी को जलेबियां रख कर दी। जानवी ने पहले एक जलेबी उठाकर और जलेबी को देखकर अपनी जीभ को अपने होठों पर फेरा और जलेबी को सीधा अपने मुंह में डाला और जलेबी के स्वाद में जानवी ने आंखें बंद करके कहा, वाह काका, आपकी जलेबियों का तो क्या ही कहना, मजा आ गया आपकी जलेबियां खाकर काका। ऐसे ही टेस्टी टेस्टी जलेबियां बनाते रहिए और जानवी को खिलाते रहिए, आपकी दुकान पर बरकत हमेशा बनी रहेगी। जानवी ने मजाक करते हुए कहा। जानवी की बातें सुनकर हलवाई काका हंसने लगे और बोले, तेरी इन्हीं बातों को मैंने बहुत याद किया, अब तू आ गई है ना तो हरिद्वार की गलियों में फिर रौनक आ गई है। जानवी ने अपने सिर पर टैप करते हुए कहा, ओहो, मैं तो भूल ही गई, माँ ने मुझे दूध की थैली ले जाने को कहा था, सभी लोग चाय पीने के लिए बैठे होंगे, चलिए काका मैं चलती हूँ वरना माँ मुझे बहुत डांटेगी, फिर मिलती हूँ काका। ऐसा कहकर जानवी वहां से चली गई। वो दूध की थैलियां लेकर जानवी अपने घर पहुंची। आंगन में बैठी जानवी की दादी ने जानवी से कहा, आ गई तू गंगा मैया से बातें करके, गंगा मैया से बातें करने में इतना खो जाती है कि तुझे ये भी याद नहीं रहा कि हम सब यहाँ चाय के लिए बैठे हैं, जा अपनी माँ को दूध की थैली देकर आ ताकि वो चाय बना सके। दादी अभी जाती हूँ, वैसे भी जब तक आप चाय नहीं पी लेती ना तब तक आपका पारा है ना हाई ही रहता है। जानवी ने अपनी दादी से कहा। दादी ने जानवी से कहा, अब जाती है कि उठूं, चल जा जल्दी। जानवी भागते हुए किचन में अपनी माँ के पास चली गई और माँ से बोली, लीजिए माँ दूध की थैली और जल्दी से अपनी सास को चाय पिला दीजिए, उनका पारा हाई हो रखा है। जानवी की माँ ने जानवी से कहा, चुप कर, ऐसे नहीं कहते, दादी है तेरी, चल ये बता आज नाश्ते में क्या खाएगी। आप तो कुछ भी बना दीजिए, आप जो भी बनाती है ना बड़ा ही स्वाद बनता है। जानवी ने अपनी माँ को प्यार से पकड़ते हुए कहा। जानवी की माँ ने मजाक करते हुए कहा, अच्छा तो फिर करेले के पकोड़े बना दूं। पकौड़ी तो बना दीजिए लेकिन उसमें करेले की जगह आलू डाल दीजिएगा। जानवी ने अपनी माँ से कहा। जानवी की बात सुनकर जानवी की माँ और जानवी हंसने लगे। वहीं वंश सिंघानिया अभी तक अपने रूम में सोया हुआ था। वंश की माँ वंश के रूम में आए और विंडो से पर्दा हटाकर वंश से बोली, उठ जाओ वंश, सुबह हो गई है। धूप की किरणें जब वंश की आंखों पर पड़ी तो वंश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और नींद में अपनी माँ से बोला, माँ बस थोड़ी देर और। वंश की माँ ने कहा, और कितनी देर बेटा, 9 बजे बज चुके हैं, ऑफिस नहीं जाना क्या। टाइम सुनते ही वंश तुरंत खड़ा हो गया और बोला, क्या 9 बजे बज गए, 10 बजे तो मेरी अर्जेंट मीटिंग है, माँ आपने पहले क्यों नहीं जगाया। वंश की माँ ने कहा, अरे तुमने मेरे को बोला था क्या कि 10 बजे तुम्हारी मीटिंग है, अब जाओ जल्दी से नहा लो और नीचे नाश्ते के लिए आ जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ माँ मैं अभी आता हूँ। ऐसे कहते हुए वंश सीधा बाथरूम में चला गया। नीचे हॉल में डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे हुए थे। वंश की दादी ने वंश की माँ से कहा, दिव्या सिम्मी कब आ रही है, रिसेप्शन पर तो वो आएगी ना, शादी पर तो अपने एग्जाम की वजह से नहीं जा पाई, सभी लोग उसके बारे में पूछ रहे थे, अब उससे कहो रिसेप्शन पर जरूर आए, और वैसे भी अब तो उसके एग्जाम खत्म हो ही गए हैं और आएगी तो अपनी भाभी से भी मिल लेगी। वंश की माँ ने वंश की दादी से कहा, हाँ माँ आज सुबह ही उसका कॉल आया था, वो शाम तक आ जाएगी, और मैंने उसको जानवी के बारे में बताया और जानवी की फोटो भी उसे भेजा, वो देखकर बहुत खुश हो गई, वो अपनी भाभी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटेड तो होगी, हमारी जानवी है ही इतनी प्यारी, देखना सिम्मी और जानवी दोनों फ्रेंड बनकर रहेंगी। तभी वंश के डैड ने कहा, माँ जानवी के घर से कोई कॉल आया। नहीं बेटा अभी नहीं, अभी तो पंडित जी उनके घर भी नहीं आए होंगे, कर देंगे जब पंडित जी आएंगे तो। वंश के डैड ने वंश की माँ से कहा, दिव्या जी आपका बेटा अभी तक नहीं आया, अभी तक सो रहा है क्या। जी वो बस आता ही होगा, तैयार ही हो रहा है। वंश की माँ के ऐसा कहते ही वंश अपने हाथ से अपनी घड़ी पहनते हुए सीढ़ियों से उतर कर आ रहा था। वंश की माँ ने उसे देखकर कहा, लीजिए आ गया। वंश की माँ वंश से बोली, आओ बेटा नाश्ता कर लो। वंश ने अपनी माँ से कहा, माँ आप मुझे बस जूस दे दीजिए, मैं लेट हो रहा हूँ, 10 बजे मीटिंग भी है। तभी वंश के डैड ने कहा, वंश नाश्ता कर लो, अभी मैं भी तो बैठा ही हूँ ना, दोनों साथ में निकल चलेंगे। और हाँ मिस्टर खन्ना का पेमेंट क्लियर हुआ कि नहीं। वंश ने अपने डैड से कहा, जी डैड आज मिस्टर खन्ना का पेमेंट क्लियर हो जाएगा। नाश्ता करके वंश और वंश के डैड ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे, तभी वंश की माँ ने वंश से कहा, वंश आज सिम्मी आ रही है, शाम को 4 बजे उसकी फ्लाइट आएगी, तो तुम उसे एयरपोर्ट पर लेने चले जाना। ओके माँ मैं चला जाऊंगा, बस आप मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा। ऐसा कहकर वंश निकल गया। वहीं जानवी के घर पंडित जी आ चुके थे। जानवी की दादी पंडित जी के पास बैठकर पंडित जी से बोली, पंडित जी मेरी पोती की शादी के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए। पंडित जी ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं अभी निकाल देता हूँ। जानवी की दादी ने जानवी की माँ से कहा, जा बहू पंडित जी के लिए चाय बना ले आ। दादी के ऐसा कहने पर जानवी की माँ चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। पंडित जी अभी मुहूर्त देख रहे थे और दादी उन्हें देखी जा रही थी और बोली, क्या हुआ पंडित जी, अभी तक कोई मुहूर्त मिला नहीं क्या। पंडित जी ने कहा, मुहूर्त मिल गया,
एक मुहूर्त 1 महीने बाद का है जो बहुत ही शुभ है। इसके बाद तो शुभ मुहूर्त सीधा 8 महीने बाद ही है। हो सके तो 1 महीने बाद 4 दिसंबर की तारीख ही रख लीजिए, ऐसा मुहूर्त दोबारा नहीं आएगा। जानवी की दादी ने कहा, ठीक है पंडित जी, मैं एक बार ये दोनों तारीखें लड़के वालों को बताती हूँ और जो सही लगेगा वही तारीख रख लेंगे। वैसे तो वो शादी जल्दी ही करेंगे, हमारी जानवी को ले जाने के लिए वो लोग बहुत उत्सुक बैठे हैं। पंडित जी ने कहा, मुहूर्त मिल गया। एक मुहूर्त 1 महीने बाद का है जो बहुत ही शुभ है। इसके बाद तो शुभ मुहूर्त सीधा 8 महीने बाद ही है। हो सके तो 1 महीने बाद 4 दिसंबर की तारीख ही रख लीजिए, ऐसा मुहूर्त दोबारा नहीं आएगा। जानवी की दादी ने कहा, ठीक है पंडित जी, मैं एक बार ये दोनों तारीखें लड़के वालों को बताती हूँ और जो सही लगेगा वही तारीख रख लेंगे। वैसे तो वो शादी जल्दी ही करेंगे, हमारी जानवी को ले जाने के लिए वो लोग बहुत उत्सुक बैठे हैं। अब आगे तभी किचन से जानवी की माँ हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए आई और पंडित जी को चाय देते हुए बोली, लीजिए पंडित जी, चाय पीजिए। जानवी की माँ बैठते हुए पंडित जी से बोली, पंडित जी, आप मेरी जानवी के बारे में कुछ बताइए ना, उसकी कुंडली देखकर बताइए ना कि शादी के बाद वो खुश तो रहेगी ना। पंडित जी ने जानवी कुंडली कुछ देर देखने के बाद बोला, हम इन दोनों की जोड़ी स्वयं ऊपर वाले ने बनाई है। इस शादी के बाद जानवी की जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। शादी के बाद जानवी बिटिया को उसका सच्चा प्यार मिलेगा, ऐसा इसकी कुंडली कह रही है। जानवी की माँ और जानवी की दादी एक दूसरे को खुशी से देखने लगे। तभी जानवी वहां आ गई और पंडित जी से बोली, पंडित जी, जय गंगा मैया की, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ बिटिया, तेरी शादी का मुहूर्त ही निकाल रहा था। पंडित जी ने जानवी से कहा। पंडित जी की बात सुनकर जानवी ने मुस्कुराते हुए अपनी नजर झुका ली। तभी पंडित जी खड़े होते हुए बोले, चलो अब मैं चलता हूँ, जय गंगा मैया की। जानवी की दादी ने और जानवी की माँ ने खड़े होते हुए पंडित जी से कहा, जय गंगा मैया की पंडित जी। पंडित जी जा चुके थे तभी जानवी की दादी ने वंश की दादी को कॉल किया और सारी बात वंश की दादी को बताई। वंश की दादी ने कहा, 8 महीने बाद तो बहुत देर हो जाएगी, 1 महीने बाद 4 दिसंबर को ही हम शादी की डेट रख लेते हैं। आजकल तैयारी तो वैसे भी आराम से हो जाती है, तो हमारी तरह से तो 4 दिसंबर फिक्स है। और रही शादी की बाकी बातें, तुम रिसेप्शन पर इधर आ ही रहे हो, सारी बातें कर ही लेंगे। और हाँ, सुरेश तो आएगा ना? इमली दादी ने कहा, वो आज जब ऑफिस से आएगा तभी बता पाएगा कि उसे छुट्टी मिल सकती है कि नहीं। वंश की दादी ने कहा, चलो ठीक है, मैं आज वंश के डैड से और वंश की माँ से भी बात कर लूंगी। ठीक है, तू बात कर लेना, चल मैं फोन रखती हूँ, जय गंगा मैया की। ऐसा कहकर दोनों दादियों ने फोन काट दिया। वहीं जानवी 1 महीने के बाद की शादी की डेट सुनकर अपनी माँ से बोली, माँ, इतनी भी जल्दी क्या है? इतनी बुरी लग रही हूँ क्या आप सबको मैं कि इतनी जल्दी मुझे यहाँ से निकलना चाह रहे हैं? जानवी की माँ ने जानवी को समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है बेटा, तू कभी हमें बुरी लग सकती है। जितना दुख तुझे यहाँ से जाने का नहीं होगा ना, उससे कई ज्यादा दुख हमें तुझे यहाँ से भेजने पर होगा। पर बेटा, शादी में इतनी देरी करना अच्छा नहीं है और वंश के घर वाले भी चाहते हैं कि शादी जल्दी हो जाए। वैसे भी तू नहीं चाहती क्या तू जल्दी से अपने अनिका दीदी के पास चली जाए? तभी जानवी ने अपनी माँ से कहा, माँ, अनिका दीदी को कॉल करूं? जानवी की माँ ने कहा, नहीं बेटा, अभी उनके सारे मेहमान गए नहीं होंगे, तू अनिका दीदी को मैसेज कर दे, जब भी वो फ्री होंगी तुझे कॉल कर लेंगी। ठीक है माँ, मैं उनको मैसेज कर दूंगी, जानवी ने अपनी माँ से कहा। मुंबई सिंघानिया मेंशन में वंश की मां डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स जमा रही थी तभी पीछे से एक आवाज आई, जो आवाज वंश की बहन की सिम्मी की थी। सिम्मी बाहर से भागती हुई आई और बोली, माँ, कहाँ हैं आप? जैसे ही दिव्या जी ने पीछे मुड़कर देखा तो सिम्मी उनकी तरफ आकर उनसे गले लग गई और बोली, कैसी है माँ? वंश भी सिम्मी के पीछे पीछे आ रहा था। सिम्मी को देखकर वंश की माँ ने खुश होते हुए कहा, आ गई तू, मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। पता है आज मैंने सारा खाना तेरी पसंद का बनाया है। सिम्मी ने कहा, सच माँ, बताऊं, वहां पर ना मैं आपके खाने को इतना मिस कर रही थी। माँ, दादी कहाँ है? तभी वहां दादी भी आ गई और बोली, तेरी दादी यहाँ है, कैसी है मेरी प्यारी पोती? सिम्मी ने दादी के गले लगते हुए कहा, दादी बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आजा बैठ जा, वंश की दादी ने सिम्मी को सोफे पर बिठाते हुए कहा। सिम्मी ने अपनी माँ से कहा, पता है माँ, सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो मैं अपनी भाभी से मिलने के लिए हूँ। भाई, भाभी से बात कराइए ना। वंश ने अपनी बहन सिम्मी से कहा, दादी के फोन से कर लो। क्या भाई, आपको हर बात पर दिक्कत है? आप अपने फोन से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मैं कौन सा आपकी और भाभी की पर्सनल चैट्स पढ़ने वाली हूँ? सिम्मी ने वंश को चिढ़ाते हुए कहा। वंश ने कहा, मैंने कब बोला ऐसा? वो तो मेरा कोई अर्जेंट कॉल आने वाला है, तभी कह रहा हूँ दादी के फोन से कॉल कर लो, नहीं तो मैं तुझे नंबर सेंड कर देता हूँ, तू खुद कर लेना। सिम्मी ने वंश से कहा, चलिए ठीक है, आप अर्जेंट कॉल कर लीजिए, फिर मिला दीजिएगा, बात करूंगी तो मैं आपके फोन से समझे। अरे ये भी जबरदस्ती है क्या? देखिए ना माँ इसे। तभी सिम्मी की माँ ने वंश को डांटते हुए कहा, तो तू भी क्या जिद कर रहा है? अपनी भाभी से बात करने की ही तो कह रही है, करा दे। अपनी माँ की डांट खाकर वंश को मजबूरी में जानवी को कॉल करना ही पड़ा। वंश थोड़ा घबराते घबराते जानवी का नंबर डायल करने लगा और फोन की घंटी जाने लगी। जानवी अपने रूम में बैठी हुई कुछ काम कर रही थी। वंश का कॉल अपने फोन पर आता देख जानवी ने पहले तो फोन को देखते हुए सोचा कि वंश मुझे क्यों कॉल कर रहा है। थोड़ा घबराते हुए जानवी ने कॉल उठाया और हेलो कहा। तभी सामने से सिम्मी ने कहा, हेलो भाभी, कैसी हैं आप? वंश ने कॉल मिलाकर सिम्मी के हाथ में फोन पकड़ा दिया था। सामने से सिम्मी की आवाज सुनकर जानवी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, भाभी, आप कौन बोल रही हैं? सॉरी, पर मैंने पहचाना नहीं। तभी सिम्मी ने कहा, आप मुझे कैसे पहचानेंगी? अभी तक तो हम मिले भी नहीं है, मैं आपकी इकलौती नंद बोल रही हूँ।
जानवी ने थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहा, नंद, आप वंश की सिस्टर बोल रही हैं? जी भाभी, मैं वंश भैया की सिस्टर बोल रही हूँ। जानवी ने स्माइल करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सिमी ने जानवी से कहा, मैं एकदम बढ़िया हूँ। पता है भाभी, जब से आपकी फोटो देखी है ना, आपसे मिलने का और भी मन करने लगा है। कितनी प्यारी हैं आप। जानवी ने शर्माते हुए कहा, थैंक यू। आप दीप जीजू और अनिका दी की शादी में क्यों नहीं आए? सिमी ने कहा, भाभी, मैं जरूर आती पर बीच में मेरे एग्जाम आ गए, इसी वजह से मैं नहीं आ पाई। पर कोई नहीं, आप रिसेप्शन पर तो आ ही रही है ना, तभी हम मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? जानवी ने हंसते कहा, बिल्कुल, हम मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। वैसे आपसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे आप भी बहुत प्यारी होंगी। थैंक यू भाभी, चिंता मत करिए, आपकी और मेरी बॉन्डिंग एकदम फ्रेंड्स वाली रहेगी और हम दोनों मिलकर ना वंश भैया को बहुत तंग करेंगे, बहुत मजा आएगा। सिम्मी ने मजाक करते हुए कहा। सिम्मी की बात सुनकर जानवी हंसने लगी और बोली, बिल्कुल। तभी वंश की दादी ने सिम्मी से इशारों में जानवी से बात करवाने को कहा। सिम्मी ने जानवी से कहा, लीजिए भाभी, दादी से बात कीजिए, वो आपसे बात करने को कह रही है। ऐसा कहते हुए सिम्मी ने दादी को फोन दे दिया। दादी ने हेलो कहते हुए जानवी से बोला, कैसी हो बेटा? जानवी ने दादी से कहा, दादी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पता है, जब से यहाँ आई हूँ ना, तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। बस इसीलिए चाहती हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। पता है, मैंने तो शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का ही रख लिया है। दादी की बात सुनकर वंश शॉक्ड होते दादी की तरफ देखने लगा और अपनी माँ की तरफ देखकर इशारे में कहा, 1 महीने बाद का? इतनी जल्दी? जानवी ने दादी से कहा, जी दादी, जानती हूँ। और बताइए दादी, घर में सब बढ़िया है ना? दादी ने जानवी से कहा, हाँ बेटा, सब बढ़िया है, सभी तुमको बहुत याद कर रहे थे। तभी वंश की माँ ने इशारे में जानवी की दादी से अपनी बात जानवी से करने के लिए कहा। दादी ने जानवी को कहा, ले बेटा, तेरी सास तुझसे बात करना चाहती है, ले बात कर। उद्धरण चिन्ह। वंश की माँ ने हेलो कहते हुए जानवी से कहा, जानवी, कैसी हो? उद्धरण चिन्ह। मैं अच्छी हूँ आंटी, आप कैसी हैं? उद्धरण चिन्ह। जानवी ने कहा। कुछ देर बात करने के बाद उसकी माँ ने जानवी से कहा, ठीक है बेटा, रखती हूँ, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं रिसेप्शन पर, बाय बेटा। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने बाय कहकर फोन काट दिया। तभी सिम्मी ने वंश की टांग खिंचाई करते हुए कहा, ओहो माँ, वंश भैया कब से खड़े थे भाभी से बात करने के लिए, और आपने उनसे बात किए बिना ही फोन काट दिया। तभी वंश की माँ ने कहा, अरे तो वंश को हमारी कौन सी इजाजत की जरूरत है? वंश तो अपनी होने वाली बीवी से कभी भी बात कर सकता है। क्यों वंश? उद्धरण चिन्ह। तभी वंश थोड़ा शर्माते हुए बोला, चलिए माँ, मैं ऑफिस जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर वंश ऑफिस के लिए निकल गया। रात को जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए बैठे तो वंश की दादी ने वंश के डैड से कहा, बेटा, आज इमली का फोन आया था, एक मुहूर्त 1 महीने बाद का निकला है और दूसरा मुहूर्त 8 महीने बाद का। 8 महीने बाद तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैंने 1 महीने बाद का 4 दिसंबर का मुहूर्त निकाल दिया है। सही है ना? उद्धरण चिन्ह। माँ, बिल्कुल सही किया आपने, 8 महीने बाद तो बहुत देर हो जाएगी और इतनी देर तक रुकना सही नहीं। तो फिर ठीक है, 1 महीने बाद 4 दिसंबर को ही हम शादी फिक्स करते हैं। शादी की बाकी बातें जो है तो परसों तो हो ही रहे हैं, तब बैठकर कर लेंगे बातें। क्यों? उद्धरण चिन्ह। वंश के डैड ने कहा। तभी सिम्मी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, वाह, 1 महीने बाद भाई की शादी है, मैं तो बहुत मजे करूंगी। डैड, मुझे भाई की शादी पर एक से एक ड्रेस चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वंश के डैड ने सिम्मी से कहा, जरूर बेटा, तुम्हें जो भी चाहिए होगा, जितना भी चाहिए होगा ना, तुम सब ले लेना। आखिर तुम्हारे इकलौती भाई की जो शादी है, देखना, शादी मैं ऐसी धूमधाम से करूंगा कि सभी लोग देखते रह जाएंगे। वंश वही चुपचाप बैठकर खाना खा रहा था और सभी की बातें भी सुन रहा था। तभी वंश की दादी ने कहा, बेटा, उन लोगों के पास खर्च करने के लिए इतना सब कुछ नहीं है, इसलिए वो जितने पैसा शादी में देना चाहते हैं उतना उनसे ले लेना और बाकी के सारे खर्चे हमें ही करने होंगे, हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते। उद्धरण चिन्ह। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारा खर्च मैं ही करूंगा, वो सिर्फ हमें जानवी को दे दें और हमें कुछ नहीं चाहिए। जानवी को देकर वो हमें सबसे अनमोल चीज दे रहे हैं, भला और क्या चाहिए होगा हमें? वंश के डैड ने वंश की दादी से कहा। वहीं जानवी के घर में भी शादी की बातें चल रही थी। जानवी की दादी ने जानवी के बाबा को सारी बात बताई और जानवी के पापा ने कहा, हाँ माँ, मुहूर्त बिल्कुल सही है और माँ, मैं भी रिसेप्शन पर चलूंगा, मुझे 2 दिन की छुट्टी मिल गई है। उद्धरण चिन्ह। जानवी की दादी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा, तुम्हारा जाना तो जरूरी था। रिसेप्शन वाला दिन जानवी और जानवी की फैमिली मुंबई के लिए निकल चुकी थी। वो मुंबई पहुंचने ही वाले थे। जानवी की फैमिली जैसे ही मुंबई के स्टेशन पर उतरी, जानवी ने कहा, यहाँ पर कितनी भीड़ है लोगों की और कितना शोर भी है। जानवी की माँ ने कहा, हाँ बेटा, यहाँ वाकई बहुत शोर और बहुत भीड़ है। खैर, ऐसा होना भी वाजिब है, लेकिन मुंबई तो वैसे ही बहुत बड़ा है और दूर दूर से लोग यहाँ काम करने आते हैं। जानवी और जानवी की फैमिली अब टैक्सी में बैठकर एक होटल में चली गई, जो होटल दीप की फैमिली वालों ने अपने मेहमानों के लिए बुक किया था। जो भी मेहमान रिसेप्शन पर आने वाले थे, सभी लोगों की रहने की व्यवस्था वही की गई थी। होटल के रूम में पहुंचकर जानवी ने रूम को देखते हुए कहा, कितना सुंदर रूम है ना, मुंबई शहर भी कितना सुंदर है। तभी जानवी की दादी ने कहा, चिंता मत कर, कुछ ही टाइम में तू भी यहीं आने वाली है, फिर जी भर के मुंबई शहर घूमना।
जानवी ने अपनी दादी से कहा, दादी, मैं जितना मुंबई शहर घूम लूं, लेकिन जो मजा हरिद्वार की गलियों में घूमने का है ना, और गंगा मैया की घाट पर बैठने का है, वो मजा मुझे यहाँ कभी नहीं आएगा। जो शांति गंगा मैया की घाट पर बैठकर मिलती है ना, वो शांति समुद्र के किनारे बैठकर नहीं मिलेंगी, है ना बाबा? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कह रही है बेटा। हमारे हरिद्वार की बात तो कुछ अलग है। जो हरिद्वार में आनंद मिलता है, वो आनंद मुंबई में कहाँ? जानवी की फैमिली को 2 रूम मिले थे। एक रूम में जानवी के बाबा और माँ और दूसरे रूम में जानवी की दादी और जानवी रह रहे थे। जानवी की माँ ने कहा, चलिए माँ, आप और जानवी थोड़ा आराम कर लीजिए। अपने रूम में जाकर थोड़ा हम भी आराम कर लेते हैं, फिर शाम को तैयार होकर रिसेप्शन में भी जाना है। जानवी के बाबा और जानवी की माँ अपने रूम में चले गए और जानवी की दादी अपने रूम में आराम कर रहे थे। वहीं दीप के घर रिसेप्शन की तैयारी चल रही थी। तभी रूम में बैठी अनिका ने दीप से कहा, मैं जानवी को कॉल करके पूछूं क्या कि वो मुंबई पहुंची कि नहीं? दीप ने कहा, हाँ पूछो ना। अनिका ने जानवी के नंबर पर कॉल किया। अनिका का कॉल आते देख जानवी ने खुश होकर फोन को उठाया और फोन उठाते ही बोली, हेलो, कैसी हैं आप अनिका दीदी? अनिका ने जानवी से कहा, मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ, तुम आ गई हो ना मुंबई? जानवी ने कहा, हाँ हम सब मुंबई पहुंच गए हैं, अब शाम को आपको रिसेप्शन पर ही मिलेंगे। अनिका ने जानवी से कहा, चलो ठीक है, ज्यादा देर मत करना आने में, अभी तुम आराम करो, शाम को मिलते हैं, बाय। जानवी ने भी बाय करके फोन काट दिया। रिसेप्शन वाली शाम अनिका अपने रूम में तैयार हो रही थी। अनिका ने ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था, जिसमें अनिका बहुत ही सुंदर लग रही थी। दीप ने भी ब्लू कलर का कोट पैंट पहना हुआ था, जिसमें दीप बहुत हैंडसम लग रहा था। वहीं वंश के घर में भी सभी लोग तैयार हो चुके थे और कुछ ही देर में रिसेप्शन के लिए निकलने वाले थे। अनिका अपने रूम में तैयार हो रही थी। अनिका ने ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था, जिसमें अनिका बहुत ही सुंदर लग रही थी। दीप ने भी ब्लू कलर का कोट पैंट पहना हुआ था, जिसमें दीप बहुत हैंडसम लग रहा था। वहीं वंश के घर में भी सभी लोग तैयार हो चुके थे और कुछ ही देर में रिसेप्शन के लिए निकलने वाले थे। अब आगे तभी सिम्मी ने अपनी माँ से कहा, माँ जल्दी करिए ना, मैं भाभी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ हाँ चलते हैं, जी भर के बातें कर लेना अपनी भाभी से, कब से पीछे पड़ी हुई है। वंश की माँ ने वंश की बहन से कहा। तभी दादी अपने रूम से चिल्लाती हुई बोली, अरे चलना नहीं है क्या? सब वहाँ राह देखते होंगे, जानवी की फैमिली भी वहाँ पहुंच चुकी होगी, वंश कहाँ है? सिम्मी ने दादी से कहा, दादी वंश भैया अभी तक तैयार हो रहे हैं, इतना टाइम तो मुझे नहीं लगा जितना भैया को लग रहा है, मैं अभी जाकर उनके रूम में देखती हूँ। ऐसा कहती हुई सिम्मी भागते हुए वंश के रूम में गई और रास्ते में भाई भाई चिल्लाती हुई गई और जैसे ही सिम्मी ने वंश का डोर नॉक किया, वंश ने तुरंत डोर खोल दिया और सिम्मी वंश को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखने लगी। वंश ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, क्या ऐसे क्या देख रही है, पहले कभी देखा नहीं क्या मुझे? सिम्मी ने वंश से कहा, देखा तो है पर ऐसे कभी नहीं देखा, वैसे इतना तैयार हुए किसके लिए है? भाभी के लिए, सही कहा ना मैंने? वंश ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसके आगे सिमर का डिजाइन था। ब्लैक कलर में वंश और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। मतलब कुछ भी, रिसेप्शन है, ऐसे उठकर थोड़ी चला जाऊंगा, वंश ने कहा। सिम्मी ने अपने हाथ को बांधते हुए कहा, वैसे कुछ भी कहो, लग तो आप बड़े हैंडसम रहे हो, भाभी ना देखकर आप फ्लैट हो जाएंगी। वंश ने कहा, हो गया हो तेरा, तो चले, लेट हो रहा है। बड़े उत्सुक हो भाभी से मिलने के लिए, चलो चलो जल्दी चलो, दो प्यार करने वालों को मिलने में देर नहीं करनी चाहिए। सिम्मी ने चिढ़ाते हुए कहा, अब तू पिट के मानेगी क्या? वंश ने सिम्मी से कहा। सिम्मी ने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा सॉरी, अब चलो, नीचे सब वेट कर रहे हैं। सभी लोग गाड़ी में बैठकर रिसेप्शन वाले होटल की ओर चल दिए। वहीं जानवी की भी फैमिली तैयार हो चुकी थी, बस जानवी को थोड़ा सा टाइम था। जानवी के पापा ने जानवी से कहा, जानवी बेटा जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। बस बाबा, थोड़ी सी देर, हो ही गया, जानवी ने कानों में इयररिंग्स पहनते हुए कहा। इयररिंग्स पहनकर जानवी ने कहा, चलो बाबा चलिए, मैं तैयार हूँ। क्या बात है, आज तो मेरी बिटिया बहुत प्यारी लग रही है, जानवी के बाबा ने कहा। जानवी ने आज बहुत ही प्यारा गाउन पहना हुआ था और पूरे बालों को कर्ल किया हुआ था, जिसमें जानवी बहुत प्यारी लग रही थी। जानवी ने शर्माते हुए कहा, थैंक यू बाबा, अब चलें बाबा, लेट हो रहा है। बाबा, माँ कहाँ है? जानवी के बाबा ने कहा, तुम्हारी माँ रूम में है, वहीं से उनको लेते चलेंगे। चलो माँ, आप भी चलिए, जानवी के बाबा ने जानवी की दादी से कहा। जानवी और जानवी की फैमिली भी अब होटल से निकल चुकी थी। वंश की फैमिली होटल पहुंच चुकी थी। होटल पहुंचकर वंश की फैमिली सबसे मिलने लगी। कुछ देर बैठने के बाद जानवी की फैमिली भी आ गई। जानवी की फैमिली को देखकर वंश की फैमिली उनसे मिलने के लिए गई। वंश की दादी ने जानवी के पास जाकर जानवी को प्यार से गले लगाते हुए कहा, कैसी है बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो। मैं अच्छी हूँ दादी, आप कैसी हैं? जानवी ने दादी से कहा। दादी ने कहा, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, और तुम्हारी नंद तो सुबह से ही पीछे पड़ी है कि भाभी से मिलना है, वॉशरूम गई है, अभी आती ही होगी। तभी जानवी के बाबा ने वंश की डैड से कहा, वंश कहीं नजर नहीं आ रहा, वंश कहाँ है? वंश के डैड ने कहा, जी वो अभी आता ही होगा, आप आइए ना। तभी सामने से सिम्मी आकर जानवी के गले लग गई और बोली, कैसी हो भाभी? जानवी ने सिम्मी से कहा, ओ तो आप हैं सिम्मी, मैंने सही सोचा था, आप तो वाकई में बहुत प्यारी हैं, लगती नहीं कि आप वंश जी की बहन हैं। जानवी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। जानवी की माँ ने जानवी को आंख दिखाते हुए चुप रहने को कहा। तभी सिम्मी ने हंसते हुए जानवी से कहा, आपने बिल्कुल सही कहा भाभी, वैसे वाकई भाभी आप सच में बहुत प्रीटी हैं। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी हो, जानवी ने सिम्मी से कहा।
तभी जानवी की दादी ने सब लोगों से कहा, चलिए अंदर बैठते हैं। ऐसा कहकर सभी लोग अंदर चले गए। वहीं वंश सिद्धार्थ के साथ खड़ा हुआ था और सिद्धार्थ के साथ बातें करते करते वंश की नजर जानवी पर पड़ी। जानवी की नजर भी वंश पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर एक हल्की सी स्माइल करी। सिद्धार्थ ने वंश से कहा, जा जानवी के पास, मिल उससे। वंश ने कहा, मैं नहीं जा रहा, तू भी ना, बैठा रह, मैं जा रहा हूँ उससे मिलने। सिद्धार्थ जानवी के पास गया और जानवी को हाय हेलो करके बोला, और बताओ जानवी, वंश को मिस किया कि नहीं? जानवी बिना कुछ बोले सिर नीचे सिर्फ मुस्कुराने लगी। सिद्धार्थ हंसने लगा, अरे अरे, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, मैं समझ गया। सिद्धार्थ की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे और जानवी की मां ने अनिका की मां से पूछा, अनिका कब तक आएगी? बस आती होगी, मैंने अभी दीप की मां से पूछा था, वो कह रही थी कि अनिका बस तैयार ही हो रही है, अभी आती ही होगी। आप बताइए, जानवी की शादी की डेट फिक्स हो गई? जी, 4 दिसंबर की डेट निकली है, 1 महीने बाद की। जानवी की मां ने कहा। अनिका की मां ने कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, सही है, ज्यादा देर रुकना भी आजकल सही नहीं है। तभी अनिका और दीप की एंट्री हुई। अनिका और दीप ने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाला हुआ था। एक बहुत ही अच्छे सॉन्ग के साथ उन दोनों की एंट्री हो रही थी। अगल बगल में बॉनफायर हो रही थी। जानवी ने जब अनिका को देखा तो जानवी ने अपनी माँ से कहा, माँ, अनिका दीदी कितनी प्यारी लग रही है, और दीप जीजू भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना माँ? दीप और अनिका सभी लोगों से मिले। अनिका ने जानवी से मिलते हुए जानवी से कहा, कैसी है तू? जानवी ने कहा, मैं बहुत अच्छी हूँ दी, और आप आज बहुत प्यारी लग रही है। अब सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। अनिका और दीप भी सभी लोगों से बातें करने लगे। दीप ने अनिका को अपने फ्रेंड से मिलाया। तभी दीप के ऑफिस से कोई आया, जिसे देखकर दीप उनके पास गया और हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो मिस्टर भाटिया, कैसे हैं आप आए हमें बहुत अच्छा लगा। मिस्टर भाटिया ने हाथ मिलाते हुए दीप से कहा, हेलो दीप, कैसे हो तुम? मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। चलो भाई, अपनी वाइफ से नहीं मिलाओगे क्या? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आइए ना। ऐसा कहते हुए दीप मिस्टर भाटिया को अनिका से मिलवाने ले गया। अनिका से मिलवाते हुए दीप ने कहा, मिस्टर भाटिया, ये है मेरी वाइफ अनिका। अनिका ने एक स्माइल के साथ मिस्टर भाटिया को नमस्ते किया। मिस्टर भाटिया ने अनिका को नमस्ते करते हुए दीप से कहा, क्या बात है दीप, तुम्हारी वाइफ तो काफी खूबसूरत है। थैंक यू मिस्टर भाटिया, दीप ने स्माइल के साथ मिस्टर भाटिया से कहा। मिस्टर भाटिया ने दीप से कहा, दीप, वंश के नजर नहीं आ रहा, सुना है उसका भी रोका हो चुका है। दीप ने मिस्टर भाटिया से कहा, जी हाँ, वंश का रोका हो चुका है, वंश यही होगा, मैं अभी आपको उससे मिलवाता हूँ। दीप ने वंश को इधर उधर देखा और जब वंश दिख गया तो मिस्टर भाटिया को वंश के पास ले जाकर उनसे मिलवाने लगा। वहीं वंश के डैड और दीप के डैड और जानवी और अनिका के बाबा भी खड़े थे। दीप ने मिस्टर भाटिया को सभी से मिलवाया। मिस्टर भाटिया ने वंश से कहा, हेलो वंश, कैसे हो? सुना है तुम्हारा रोका हो चुका है, अपनी वाइफ की फोटो तो दिखाओ। तभी वंश के डैड ने मिस्टर भाटिया से कहा, अरे मिस्टर भाटिया, फोटो क्या, आपको वंश की होने वाली बीवी से ही मिलाते हैं, वंश की होने वाली वाइफ दीप की साली है। वंश के डैड ने जानवी के बाबा की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये है वंश के होने वाले फादर इन लॉ। मिस्टर भाटिया ने मजाक करते हुए कहा, अरे वाह वंश, तुमने तो अपनी शादी के लिए वंश की साली को ही चुन लिया, तो मिलवाओ अपनी होने वाले वाइफ से। वंश ने कहा, जी मिस्टर भाटिया, अभी मिलवाता हूँ। वंश ने जानवी को आवाज देते हुए बुलाया। जानवी ने वंश की तरफ देखते हुए इशारे में कहा, क्या हुआ? तो वंश ने इशारे में जानवी को इधर आने के लिए कहा। जानवी अपनी मन में सोचने लगी, ये वंश मुझे क्यों बुला रहा है? जानवी वंश के पास गई और वंश से बोली, हाँ बोलो। वंश ने मिस्टर भाटिया से कहा, मिस्टर भाटिया, ये है मेरी होने वाली वाइफ जानवी। जानवी को देखकर मिस्टर भाटिया ने जानवी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस जानवी। जानवी ने मिस्टर भाटिया के हाथ की तरफ देखा और जानवी ने हाथ ना मिलाकर मिस्टर भाटिया को नमस्ते किया। मिस्टर भाटिया ने जानवी को घूरते हुए कहा, नमस्ते। वंश, तुम्हारी होने वाली बीवी तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत लकी हो तुम। जानवी को मिस्टर भाटिया की नजरें कुछ ठीक नहीं लगी। जानवी ने कहा, एक्सक्यूज मी। ऐसा कहते हुए जानवी वहां से चली गई। मिस्टर भाटिया ने वंश से पूछा, तो वंश, सब कर रहे हो शादी? तभी वंश के डैड ने कहा, 1 महीने बाद शादी की डेट है। क्या बात है वंश, इतनी जल्दी? लगता है बहुत जल्दी है तुम्हें शादी की। मिस्टर भाटिया ने मजाक करते हुए कहा। सभी मिस्टर भाटिया की बात पर हंसने लगे। जानवी अनिका के पास गई। अनिका ने जानवी को कुछ सोचते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ जानवी, सब ठीक तो है ना? जानवी ने कहा, ना जाने क्यों दी, ये मिस्टर भाटिया की नजरें मुझे कुछ सही नहीं लगी, उनके देखने का तरीका मुझे कुछ अजीब लगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुझे कुछ गलतफहमी हुई होगी, ज्यादा टेंशन मत ले। जानवी ने कहा, शायद। जानवी सब कुछ इग्नोर कर सभी से हंसते हुए बातें करने लगी। तभी जानवी की नजर मिस्टर भाटिया पर पड़ी, जो हाथ में वाइन का ग्लास लिए हुए जानवी को घूर रहे थे। ऐसा ही जानवी ने 1-2 बार देखा। अब जानवी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। जानवी ने अनिका से कहा, दी, वो आदमी मुझे कब से घूरे जा रहा है। अनिका ने जानवी से कहा, ऐसा कुछ नहीं है जानवी, तू गलत समझ रही है, मिस्टर भाटिया ऐसे नहीं है, मैंने खुद भी तो उनसे बात करी थी, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा, तू ये सब छोड़, चल आजा, वहां बैठकर बातें करते हैं। अनिका जानवी को अपने साथ सोफे पर बैठने के लिए ले गई और जानवी से बोली, तो बता, अब तो तेरी शादी की डेट भी निकल आई है, 1 महीने बाद तेरी शादी है, कैसा लग रहा है तुझे? कैसा लगेगा दी, नॉर्मल ही लग रहा है, 1 महीने बाद मैं अपने बाबा माँ को छोड़कर चली जाऊंगी तो मुझे बुरा ही लग रहा। अनिका ने कहा, और पर क्या कर सकते हैं, एक दिन तो तुझे अपने ससुराल जाना ही है।
ये सब छोड़िए दी, आप बताइए दीप जीजू के घर कैसा लग रहा है आपको? जानवी ने अनिका से कहा। अनिका ने स्माइल करते हुए कहा, बहुत अच्छा लगा। सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी बेटी बना के रखते हैं और दीप भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सब लोग बहुत अच्छे हैं। जानवी ने कहा, तो आप भी तो अच्छी हैं, आप अच्छी हैं, तभी तो आपको सभी लोग इतने अच्छे मिले हैं। तभी सामने से एक वेटर वाइन के ग्लास की ट्रे लिए हुए निकल रहा था। उस वेटर ने जानबूझकर जानवी के ऊपर वाइन गिरा दी क्योंकि वो मिस्टर भाटिया के द्वारा भेजा गया था। मिस्टर भाटिया ने ही जानवी के ऊपर वाइन गिराने के लिए उस वेटर पैसे दिए थे। दूर से मिस्टर भाटिया ये सब देख रहे थे। उस वेटर ने जानवी से कहा, ओह सॉरी मैम, गलती से हो गया। जानवी ने खड़े होते हुए अपने कपड़े साफ करते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपसे गलती से ही हुआ है, आप जाइए। अनिका ने जानवी से कहा, ओह नो जानवी, तेरे तो सारे कपड़े खराब हो गए। कोई बात नहीं दी, मैं जाकर साफ कर लेती हूँ, मैं भी आती हूँ। जानवी ने अनिका से कहा। अनिका ने जानवी को रोकते हुए कहा, अच्छा जानवी सुन, तू होटल के वॉशरूम में मत जा, वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, तू होटल के रूम के वॉशरूम में जा, यहाँ से रास्ता है। ओके दी। ऐसा कहते हुए जानवी रूम के तरफ चली गई। मिस्टर भाटिया की नजर जानवी पर ही टिकी थी। तभी मिस्टर भाटिया के पास वो वेटर आता है और उनसे कहता है, सर आपका काम हो गया, मेरे पैसे। मिस्टर भाटिया ने वेटर को पैसे देते हुए कहा, ये लो पैसे और यहाँ से गायब हो जाओ। मिस्टर भाटिया जानवी के पीछे पीछे होटल के उस रूम में चले गए जहां जानवी वॉशरूम में अपने कपड़े साफ कर रही थी। मिस्टर भाटिया रूम के अंदर आए और रूम का दरवाजा लगा लिया। वहीं जानवी की मां ने अनिका से पूछा, अनिका बेटा, जानवी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। अनिका ने जानवी की मां से कहा, आंटी, जानवी के कपड़ों पर वेटर से गलती से वाइन फैल गई थी तो जानवी उसे साफ करने रूम में गई है, अभी आती ही होगी। ओके बेटा, उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहते हुए जानवी की मां वहां से चली गई। वंश भी इधर उधर देखते हुए जानवी को ढूंढ रहा था। जानवी नहीं दिखी तो वंश मन में सोचने लगा कि जानवी कहाँ गई है, दिख नहीं रही। वंश ने अनिका से पूछा, अनिका, जानवी कहीं नहीं दिख रही, कहाँ गई है वो? अनिका ने वंश को सारी बात बताई। तभी वंश ने कहा, ये लड़की भी ना, जरूर इसी ने कुछ ना कुछ किया होगा, हमेशा उछलती कूदती रहती है। वंश की बात सुनकर अनिका ने कहा, नहीं, वो तो सोफे पर बैठी थी, वेटर से गलती से फैल गई। वेटर से गलती से फैल गई, ऐसे कैसे? खैर छोड़ो, आ जाएगी अभी। ऐसा कहते हुए वंश वहां से चला गया। तभी वंश के फोन पर एक कॉल आया। तेज म्यूजिक बजाने के कारण वंश कॉल को नहीं सुन पा रहा था। तभी वंश बात करने के लिए उस रूम के पास गया जहां जानवी गई थी। जैसे ही जानवी रूम के वॉशरूम से बाहर आई, सामने मिस्टर भाटिया को खड़ा देखकर जानवी घबरा गई और घबराते हुए मिस्टर भाटिया से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर भाटिया धीरे धीरे जानवी के करीब जाते हुए कहने लगे, तुम्हारे ही पीछे यहाँ आया हूँ। जानवी ने घबराते हुए कहा, क्या मतलब है आपका, आप कहना क्या चाहते हैं?